हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसकी मैराथन क्लास ले रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो अपन सारे डिस्कस इन लेक्चर में करने वाले हैं। आज के लेक्चर में देखो, मैंने आपको बताया भी था ये टॉपिक कि जो वेरिएशन पैरामीटर मेथड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। वेरिएशन पैरामीटर मेथड जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक एग्जाम में श्योर क्वेश्चन सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आता है आपका, वेरिएशन पैरामीटर मेथड। वेरिएशन पैरामीटर मेथड, और ये हर स्टूडेंट को देखते जाना चाहिए, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, पेपर हार्ड आ जाता है। तो पेपर हार्ड आ जाता है तो ये मत सोचना कि पेपर हार्ड आ जाता है ये तो अपने पास क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। हर टॉपिक के ये जो क्वेश्चन है ना, ये जरूर मिलेंगे। और कुछ बच्चों की ऐसे था कि क्वेरी की सर हमें पता ही नहीं चलता है कि हमको इन क्वेश्चनों को किस मेथड से करना चाहिए। तो उसके लिए देखो मैं तरीके बता रहा हूँ। वेरिएशन पैरामीटर मेथड जो है ना, प्राचल विचलन विधि, इसमें आपका नाम लिखा हुआ आएगा और ये सेक्शन सी में लिखा हुआ आएगा। ये किस कौन से सेक्शन में लिखा हुआ आएगा? सेक्शन सी में लिखा हुआ आएगा। और मैंने आपको ग्रुप में इंपॉर्टेंट टॉपिक भेजे है ना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, अब आपको पता लगाना होता है कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको कैसे सोल्व करेंगे। उसके लिए क्या होता है, एक शॉर्ट तरीका होता है कि भाई उससे अपने को पता चल जाता है कि कौन से मेथड से इसको अप्लाई करना है। वो आज के लेक्चर में अपन करेंगे। आज लंबी क्लास रहेगी, 1 घंटे की हो चाहे 1.5 घंटे क्लास, कितनी भी घंटे क्लास हो, आज अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, तो वो आपको टॉपिक समझ में भी आएंगे और उन टॉपिकों को मैं मानता हूँ कि उन टॉपिकों को आपको करना भी चाहिए। अभी तक कुछ भी नहीं किया है ना जिसने, वो भी आज सीख सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत यदि आपको बेसिक थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि भाई अपने को कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है, ये आपकी जो यूनिट है वो थर्ड यूनिट है। प्राचल विचलन विधि वाली यूनिट कितने नंबर की है? थर्ड यूनिट की है। तो इसमें एक दो मेथड काम आएंगे। अचर गुणांकों वाले जो अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण है ना, उसके कुछ बेसिक काम आएंगे यहाँ पे। तो यदि जिसने यूनिट 2 अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण पढ़ी है ना, तो उसके लिए तो कोई हार्ड होने वाला नहीं है प्राचल विचलन विधि। और इसमें कुछ सिलेक्टिव टॉपिक है ना, जैसे प्राचल विचलन विधि में कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो करके चले जाओ ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपके क्वेश्चन भी है वो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो देखो प्राचल विचलन विधि में अपन पढ़े तो वेरिएशन पैरामीटर मेथड इसको कहते हैं। ये सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार पूछा गया है। तो इसकी सबसे पहले बात करें तो वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। वर्किंग प्रोसेस का मतलब होता है कि इसकी कार्यविधि अपन किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। और सेकंड ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये d2y/dx2 प्लस पी डी वाई प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ये आपका क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, फिर इस समीकरण को अपन क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या ले लेते हैं? आर इक्वल टू जीरो लेते हैं और आर इक्वल टू जीरो लेकर क्या करते हैं? इसको सोल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है d2y/dx2 प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसको कह देंगे समीकरण 2। अब ये क्या बन गई? ये आपकी अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण बन गई। अब अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण बनते ही ये क्या हो जाएगा? इसको किसी टाइप से भी सोल्व करो आप, किसी भी टाइप से इस इक्वेशन को सोल्व करो और उससे इसका हल है ना ये मानो। तो ये हल अपने को निकालना है C1U प्लस C2V। इस प्रकार से अपने को क्या आना चाहिए? इसका हल आना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से भी इसका हल निकाल सकते हो? सेकंड ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सोल्व करके भी निकाल सकते हो। जो हमने सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है उससे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ, अभी जब इनको हमें एग्जाम्पल में देखेंगे ना तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार आपको जितना समझ में आता है उतना समझ जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रोसेसिंग में जो प्रोसेस होती है ना, विधि होती है, उसमें कम समझ में आता है और एग्जाम्पल करते हैं तो वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसका अपन एक हल निकालेंगे ऐसे, y इक्वल टू C1U प्लस C2V। ये आपके हल होंगे, जिसमें C1 C2 तो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे और U और V किसके होंगे? अक्ष के फंक्शंस होंगे। ठीक है, इसके बाद में जो स्टेप 3 होगी, इस हल को अपन क्या मान लेंगे? अदर कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देंगे। C1 की जगह तो मान लेंगे A और इसके स्थान पर क्या मान लेंगे? V। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? वेरिएशन पैरामीटर मेथड में सबसे पहले इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, d2y/dx2 प्लस पी डी वाई प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। फिर इसमें क्या करेंगे? r इक्वल टू जीरो लेकर इसको हल करेंगे और हल करने पर अपने पास समीकरण मिलेगी y इक्वल टू C1U प्लस C2V। अब इस समीकरण का जो व्यापक हल है वो ये मानेंगे अपन y इक्वल टू AU प्लस
बी भी मानेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे देखो, ए यू प्लस बी भी मानेंगे। इस समीकरण का जो हल है ना, वो क्या मान लेंगे अपन, y इक्वल टू ए यू प्लस बी भी मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या करेंगे, ये दोनों वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है और यहाँ पे यू भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखो ए के पहले ए के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स, और यू अपने पास क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, प्लस प्लस फिर अपन क्या करेंगे इसमें v के रिस्पेक्ट में, इसका डी बी का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और v ऐसे रह जाएगा कांस्टेंट, इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर अब की बार क्या करेंगे, a वाले को कांस्टेंट करेंगे और इसमें क्या करेंगे डी यू अपॉन, सॉरी इस इक्वेशन में करेंगे, इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, अब की बार किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u का करेंगे, तो डी ए अपॉन डी एक्स तो क्या रखेंगे ऐसे कैसा, और u का क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा डी बी अपॉन में डी एक्स, और v का क्या हो जाएगा डी बी अपॉन में डी एक्स, और इक्वल में क्या हो जाएगा r जो अपने माना स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ना, r डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, तो ये r यहाँ पे अपन लिख देंगे। अब यहाँ से इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है, और सोल्व करके अपने को क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है, बस इस प्रकार से अपने इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा अपने पास कॉन्सेप्ट। इसके बाद में यदि अपन बात करें आगे, तो यदि अपन इन शॉर्ट में देखें, तो इन शॉर्ट में क्या करना है अपने को, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू आर, ये सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। उसके बाद में यदि अपन बात करें, तो आर की जगह क्या मानना है, जीरो मानना है, आर की जगह क्या मानना है, जीरो मानना है, आर की जगह क्या मानना है, जीरो मानना है। ठीक है, फिर इसे सॉल्यूशन मानना है और ये व्यापक हल मानना है, और फिर इसके बाद में क्या करेंगे, एक बार ए का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर दोबारा करेंगे यू के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से ए और बी को हल करना है और इसका मान निकालना है। ठीक है, इसके बाद में यदि अपन बात करें आगे, सवाल को लेकर सोल्व करते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन पैरामीटर मेथड, और अब आपकी क्लास मैराथन क्लास ही डाली जाएगी, और इसमें आप देख लेना जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको मैं क्लास में लिख करवाऊंगा अभी। ठीक है, देखो सबसे पहले यदि अपन बात करें इसकी, अपने पास सवाल दे रखा है, ये देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू दे रखा है अपने को सेक ए एक्स, ये 2013 में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, आर की जगह जीरो मानना है, तो ये हो जाएगा डी टू वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू अपन ने क्या मान लिया, जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब ये क्या बन गई, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो डी बराबर क्या रखते हैं, एम, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर, और एम इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर होता है ना, तो अंडर रूट ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा ए। ठीक है, इसके बाद में सी एफ को कैसे लिखेंगे बताओ, यदि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है तो ये लिखते हैं ना, सी वन कोस ए एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, ये अपने को सॉल्यूशन मानना है, ये अपने को क्या माना आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि दो टर्म्स आने चाहिए, ध्यान रखना, ये इस प्रकार से क्या आने चाहिए, दो टर्म्स आने चाहिए, सी वन प्लस सी टू के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, अब ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था तो आ गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं आई। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में नहीं आ पाता है, तो कुछ क्वेश्चन में नहीं आता है ना, तो उसको अपन क्या करते हैं कि दो इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अभी आगे देखेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे, उसमें इस टाइप के सवाल है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देता हूँ मैं, देखो ये सोल्व किया हुआ है, ये मैंने आपको भी अलग से सोल्व करके दिखा दिया ना। तो यहाँ से अब C1 C2 ये फॉर्म बन गया, अब अपन क्या मानेंगे, C1 की जगह तो A मान लेंगे और C2 की जगह क्या मान लेंगे, B मान लेंगे, और फिर अपन इसको सोल्व करेंगे।
आया इतना समझ में? आ जाएगा ये आराम से। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सहायक समीकरण लिख दिया, डी की जगह हमने क्या मान लिया, डी की जगह हमने मान लिया एम, और यहाँ से एम बराबर प्लस माइनस आएगा, दो फॉर्म होना चाहिए, C1 प्लस C2 के फॉर्म में होना चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, इस C1 की जगह तो ये मान लेंगे और C2 की जगह क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो सॉल्यूशन जो जो हो जाएगा ना अपने पास, ये हो जाएगा ए कोस ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या हल करेंगे, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, फिर आगे जो लिखा हुआ होगा उसको समझा देंगे। ए के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स, और कोस ए एक्स का क्या हो जाएगा, कोस ए एक्स को कोस ए एक्स रखना है, प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इंटू साइन ए एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोस ए एक्स का करेंगे, दोबारा कोस ए एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन ए एक्स माइनस का ए साइन ए एक्स, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे ना सिर्फ, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए साइन ए एक्स माइनस का, प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा ए कोस ए एक्स इक्वल टू आर, आर की जगह अपने पास क्या है, सेक ए एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे, अब देखो इसको सोल्व करने के लिए अपने पास क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म्स को हटा दो, इसको किसी को हटा दो, चाहे तो आप इसको हटा दो, बी वाले टर्म्स को, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा ना आपने, विलोपन विधि, उससे करना है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको यदि मैं ए साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ए साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनको ऐड कर दूंगा, ऐड करते ही इसको क्या करूंगा, इसको भी कोस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, ए कोस स्क्वायर एक्स, और डी बी अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों में। ये कॉन्सेप्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, कॉन्सेप्ट यदि आपके याद है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको कोई भी सवाल दे दो, क्योंकि देखो अब आप कहोगे सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताते हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताने का कारण मेरा ये है कि यदि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, आपने वो तैयार भी कर लिए, लेकिन मान लो उनके अलावा क्वेश्चन आ गए, तो फिर आप क्या करोगे, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ इसमें। और इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि फिर आपको कोई भी सवाल एग्जाम में दे दे, किसी भी टाइप का सवाल दे दे, आप कर सकते हो। डिफरेंशियल एजुकेशन में बच्चों के नंबर नहीं आने का कारण सबसे बड़ा यही है कि वो कुछ सवाल रट के चल जाते हैं, एग्जामिनर ये सोचते हैं आप एग्जाम्पल रट जाते हो, वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे देता है, आप एक्सरसाइज की तैयार कर जाते हो, वो एग्जाम्पल दे देता है। तो इस वाली बुक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप है ना कितना भी मतलब आप प्रैक्टिस करके चल जाओ, आपके जरूरी नहीं कि आपने जो क्वेश्चन सोल्व करे वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसमें इस वाली बुक में सिर्फ इतना है कि आप कॉन्सेप्ट को तैयार करो, और उसमें आपका फिर बेनिफिट होगा, क्यों, क्योंकि यदि कॉन्सेप्ट तैयार हो गए तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे एग्जाम में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक ए एक्स हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ए डी बी अपॉन डी एक्स बच जाएगा, और ये 1 अपॉन ए यहाँ आ जाएगा। फिर इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। आ गया। अब देखो इसके बाद में क्या है, इतना तो मैंने करवा दिया आपको। अब देखो यही बताया मैंने आपको, यही बना था, हो गया ना यहाँ सोल्व। अब वापस एक बार समझ लेते हैं, y इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डी ए अपॉन डी एक्स कोस एक्स प्लस ये हो जाएगा, और वही सेम लिख दिया मैंने, है ना, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया, वही लिख दिया यहाँ से। इसके बाद में देखो यहाँ से, देखो क्या आया, डी बी अपॉन डी एक्स, अच्छा सॉरी एक मिनट रुको, यहाँ देखो वहाँ पे शायद कैंसिल आउट हो गया है ना। देखो वो सेक एक्स को क्या कहते हैं, 1 अपॉन कोस एक्स, और कोस एक्स से हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया ना, पीछे मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, मैंने शॉर्ट में करा दिया ना। तो ये हो गया, देखो यहाँ से हमने इसको कोस एक्स से मल्टीप्लाई किया ना, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस एक्स, और ये कोस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया अपने पास, सेक एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसी को मैं यहाँ समझा देता हूँ, तो ये हो गया डी बी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, और ये डी एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ए एक्स। ठीक है।
अब इसको सॉल्यूशन को किसी भी इक्वेशन में रख दो, किस इक्वेशन में रखोगे, ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो, तो इसमें देखो b तो रखो नहीं पाओगे, आप रखना है कि आपको db अपॉन dx रखना है, और db अपॉन dx रख के देखो यहाँ रख देंगे db अपॉन dx, और फिर यहाँ से db अपॉन dx निकालेंगे। ठीक है, ये सवाल बहुत इजी सवाल है, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन सवालों में, और यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप रट के जाओगे तो रटे हुए सवाल है ना वो ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं याद, और ना ही उनसे नंबर बनते, तो समझ के करो। बहुत इजी सवाल है ये, प्राचल विचरण विधि, और ये हर बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है प्राचल विचरण विधि का। तो और आपकी क्लासें हैं वो मैराथन क्लासेज रखी जाएंगी इस प्रकार से कि भाई आप सारे टॉपिकों को कवर कर सकते हो। मैं वही टॉपिक कराऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आते हैं ना वही टॉपिक कराऊंगा आपको, और उसमें भी इसलिए करवा रहा हूँ कि कई बच्चों के थे कि सर एक बार वीडियो डाल दो, क्योंकि हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि कुछ क्वेश्चन को किस तरीके से अटेंड करना है, कोई क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि किस कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सोल्व करेंगे इसको, तो ये हो गया सोल्व, 1/x प्लस c3 कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और इसको किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो ये बनेगा अपने पास। देखो db अपॉन dx की वैल्यू रख दी ना यहाँ पे, db अपॉन dx की वैल्यू रख दी, और फिर इसको सोल्व किया। अब इसको सोल्व कर सकते हो, dA यहाँ रख दोगे, dA यहाँ रह जाएगा, माइनस का 1/a कॉन्स्टेंट, और ये हो जाएगा tan ax का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा a, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/a log sec x, और अपॉन में ये हो रह जाएगा, तो ये -1/a सेक एक्स बन जाएगा। ठीक है, वो आगे लिखा हुआ है आपको, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, log sec x अपॉन a आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या करेंगे, a और b की जगह वैल्यू रख देंगे, बस यही अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें नाम लिखा हुआ आएगा प्राचल विचरण विधि का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, तो इसमें आप समझ सकते हो। देखो अब इस सवाल को समझो। देखो सबसे पहले इक्वेशन दे दी आपको, इसने कहा कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे d2/dx2 का गुणांक क्या बनाओगे आप, इकाई, तो इसमें एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कर दिया। एक्स स्क्वायर का जैसे डिवाइड करा तो ये अपने पास हो गई सेकंड इक्वेशन, मानक रूप से तुलना करेंगे पी क्यू की वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट वाली है क्या, ये इसको समझो, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट नहीं है ना, लेकिन आपने सेकंड ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हो तो उसमें अपने सबसे पहला टाइप का पढ़ा था, तो उसमें अपन सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने ये मेथड पढ़े थे, p प्लस क्यू एक्स 1 प्लस पी प्लस क्यू, ये वाले पढ़े थे ना, 1 प्लस पी प्लस क्यू 1 माइनस पी प्लस क्यू, इस टाइप के पढ़े थे। तो इससे अपने को क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, अपने को क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन निकालना भी किस फॉर्म में है, c1x c1 यहाँ पे प्लस c2 यहाँ पे एक फंक्शन आना चाहिए, इस प्रकार से आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो तुलना करेंगे तो p की वैल्यू अपने पास, q की वैल्यू है, यदि अपन इसको अक्स से मल्टीप्लाई कर दें, यदि इसको अक्स से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें ऐड करें, देखो p के स्थान पर अपने पास क्या है, p प्लस क्यू एक्स को करें तो p अपने पास क्या है, -2/x -2 प्लस क्यू वाले को x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2/x, और ये हो जाएगा 2, तो ये इसे कैंसिल आउट, ये इसे कैंसिल आउट, तो एक सॉल्यूशन अपने को मिल गया y इक्वल टू एक्स, p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 हो गया, तो एक सॉल्यूशन हो गया अपने पास y इक्वल टू एक्स। फिर अपने को एक सॉल्यूशन और निकालना पड़ेगा, दो सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि अपने को चाहिए y इक्वल टू c1 प्लस c2 के फॉर्म में चाहिए अपने को, ताकि फिर अपन c1 c2 को किससे रिप्लेस कर देंगे, a से रिप्लेस कर देंगे, और फिर अपन इसको क्या करेंगे, आगे पैरामीटर मेथड अप्लाई करेंगे। देखो जैसे अब एक सॉल्यूशन तो आ गया अपने पास y इक्वल टू एक्स, तो इसका सॉल्यूशन आ गया एक CF का भाग। अब दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स निकालेंगे, y इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई अपने पास, समघात बन गई। देखो समघात है ना, यदि अपन बात करें तो समघात डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो समघात डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स लेकर, तो y इक्वल टू जैसे ही वी एक्स लेंगे अपन, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वाई बाई डी वी अपॉन डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये सब उठा के यहाँ रख देंगे, और फिर इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और y की वैल्यू है उठा के रख देंगे। ये आपके फर्स्ट जो है ना
एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3 की, वहाँ पे आपको मिलेगी ये, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो d2y/dx2 इसको सोल्व करेंगे अपन। तो यहाँ से क्या होगा देखो, तो अब ये जो इक्वेशन बनेगी ना, देखो यहाँ से d2v ये बन जाएगी, सोल्व करेंगे तब। थोड़ा सोल्व आना चाहिए आपको, करना है ना इसमें। ये बनेगी इक्वेशन, जब सोल्व करेंगे लास्ट में बचेगी d2v/dx2, क्योंकि एक सॉल्यूशन यहाँ से निकलेगा, dv/ में dx इक्वल टू 1। तो ये बन गई अपने पास कांस्टेंट कोफिशिएंट में। कांस्टेंट कोफिशिएंट कैसे है, ये 2 है ना, कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो गई ना, तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट में डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब डी की जगह क्या रख देंगे अपन, डी की जगह रख देंगे m। तो यहाँ से बन गया m स्क्वायर माइनस का 2m इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया y इक्वल टू m इक्वल टू 0 आ गया, और m इक्वल टू 2 आ गया। तो ये हो गया c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर 2x। ठीक है, तो ये अपने पास सॉल्यूशन हो गया, और y की वैल्यू अपन वापस रख देंगे, तो y इक्वल टू x, ये c1 रहेगा और प्लस c2 e की पावर 2x। तो यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू c1x प्लस c2 e की पावर 2x। ये बन गया अपने पास सॉल्यूशन। अब अपन c1 के स्थान पर क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, और c2 के स्थान पर क्या लिख देंगे, b लिख देंगे, e की पावर 2x। ठीक है, इतना क्लियर है? इसके बाद में देखो क्या करेंगे, ये हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया अपने पास। अब क्या करेंगे देखो, dA/dx इंटू इसका कर दिया अक्स ऐसा कैसा, प्लस dB/dx, और ये हो जाएगा e की पावर 2x इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा dA/dx, अक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, प्लस dB/dx, इसका हो जाएगा 2e की पावर 2x, और r के स्थान पर क्या आएगा, पीछे देखना पड़ेगा ना, r के स्थान पर क्या था, r के स्थान पर अक्स आएगा। ठीक है, r के स्थान पर क्या आएगा अपने पास, अक्स आएगा। अपने पास एक सॉल्यूशन अपने गलत मान लिया ना, एक सेकंड रुको। हाँ, यहाँ पे देखो इस अक्स से इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, अक्स ए की पावर अक्स आएगा ना। तो देखो यहाँ थोड़ी गलती हो गई, फिर दोबारा देखते हैं। ये देखो अक्स, बी अक्स ए की पावर 2x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे, अक्स ए की पावर 2x को सोल्व करेंगे, तो अक्स को छोड़कर 2x ए की पावर 2x प्लस, अच्छा सॉरी एक मिनट, देखो हमने एक स्टेप कर दिया, इसको इसको सोल्व करना है, इसको तो ये रखने ना dB/dx कर दिया, और एक्स ए की पावर 2x इक्वल टू 0। अब करो देखो dA/dx इंटू 1 प्लस dB/dx। अब इसका करेंगे, x को छोड़ दिया, 2e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 2e की पावर 2x, और x का क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू r की जगह क्या अपने पास x। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो dA/dx प्लस dB/dx 1 प्लस x 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x, और e की पावर 2x इक्वल टू हो जाएगा x। अब इसको सोल्व कर लो, तो डी ए से तो डी ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा अपने पास बताओ,
डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, एक्स ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 2x, और इसमें से घटा देंगे इसको, ई की पावर 2x माइनस 2x ई की पावर 2x। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है, ये देखो घटा रखा है ना यहाँ पे, अच्छा हमने वहाँ पे गलती कर दी, हाँ अच्छा हमने गलती कर दी, ये गलती कर दी हमने, किसको घटा दिया, एक्स ई की पावर 2x को हटाना है। और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा गया, क्या एक्स स्क्वायर कैसे आया, एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, इसमें एक्स है, देखो ये चीज़ हमारी गलती कैसे हो गई, देखो यहाँ पे एक्स है ना, तो यहाँ पे हमने 1 कैसे लिख दिया, अच्छा मैंने इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कंफ्यूज हो गया, मैं इसको समझ लिया। अब ये दूसरी है ना, अब इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स, तो फिर सोल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और सोल्व करके आगे सोल्व किया हुआ है उसमें से लिखते हैं अपन डायरेक्ट, ये हो गया अपने पास, इसके बाद में ये सोल्व करते हैं। तो ये बच जाएगा अपने पास डी बी अपॉन डी एक्स, डी बी अपॉन डी एक्स बच जाएगा अपने पास क्या, 1/2 ई की पावर माइनस 2x। अब वही वेरिएबल सेपरेशन कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेशन, तो यहाँ से हो जाएगा b इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, ई की पावर माइनस 2x अपॉन में आ जाएगा -2, और प्लस में कॉन्स्टेंट आ जाएगा c3, तो यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/4 ई की पावर -2x प्लस c3, ये आपका b का सॉल्यूशन आ जाएगा। और फिर अपने को क्या करना है, a का सॉल्यूशन निकालना है, तो a का सॉल्यूशन निकालने के लिए वही तरीका है अपने पास, किसी भी इक्वेशन में रख दो, और ये रखा हुआ है देखो, इसमें अपने डी बी अपॉन डी एक्स चाहिएगा, क्योंकि अपनी b की वैल्यू तो क्या ही है, b की वैल्यू तो अपने पास क्या ही है, माइनस का 1/4 ई की पावर -2x, तो -2 ई की पावर -2x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर इसको सोल्व कर लेंगे और ए और बी की वैल्यू रख देंगे, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। इस प्रकार से अपन इस सवाल को करेंगे। अब देखो मैं आगे वाले सवालों को समझा देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट है वो देख लिया है कैसे आपको करना है। अब जैसे ये सवाल है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले बताओ। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे अपन, एक्स स्क्वायर से जैसे डिवाइड करोगे तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट तो बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल आ रहे हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जिसमें गुणांक क्या आए, कांस्टेंट आए, और जिसमें वेरिएबल आते हैं तो फिर वो वेरिएबल वाली बनती है, समघाती रेखीय अवकल समीकरण बनती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे p की वैल्यू हो जाएगी, ये p की वैल्यू ये q की वैल्यू। अब देखो इसमें साफ पता चल रहा है, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है ना, p की वैल्यू अपने पास क्या है 1/x, और q की वैल्यू अपने पास क्या है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यदि मैं q को x से मल्टीप्लाई कर दूं, q को क्या कर दूं, x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 0, और 0 बनते ही ये सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा y इक्वल टू x, एक सॉल्यूशन आ जाएगा। यही किया मैंने, ठीक है, ये आ गया समझ में। अब अपन क्या करेंगे देखो, इसके बाद में हम करेंगे, देखो यहाँ से यदि मैं इस इक्वेशन को ही देखूं, ऊपर वाली कोई उस इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, एक सॉल्यूशन और चाहिएगा अपने को, y इक्वल टू सी वन प्लस सी टू के फॉर्म में चाहिए, तो एक सॉल्यूशन अपने को और चाहिए। अब ये देखो एक टॉपिक और यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, समघाती रेखीय अवकल समीकरण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, और कई बच्चे कहते हैं सर हमें पता ही नहीं चलता है। अब पता क्यों नहीं चलता है वो मुझे नहीं समझ में आता उनका। समघाती रेखीय अवकल समीकरण का लास्ट वाले जो पेपर हुआ था ना,
उसमें भी क्वेश्चन है वो उसका पूछा हुआ था, और वो रेड्यूस टू होमोजीनियस ही था वो, समघाती रेखीय खगोल समीकरण, रेखीय खगोल समीकरण। अब समघात रेखीय खगोल समीकरण का सबसे पहली तो ये है कि यदि मान लो यहाँ पे x की पावर n dn y बाई डी एक्स n है, प्लस यदि मैं दो वेरिएबल में ले लेता हूँ, चलो यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो डिफ्रेंशिएशन भी आपको दो ही बार किया होगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, प्लस यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा क्यों या कुछ भी फॉर्म में, ठीक है, आर है तो आर लिख दो, क्यों मत क्यों, कुछ भी नहीं, वो तो इसके इक्वल में आना चाहिए, देखो ठीक है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितनी पावर होती है ना उतनी पावर यहाँ पे होती है, ठीक है। मान लो कभी ये आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाए, यहाँ पे आ जाए डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू किस प्रकार से, कहने का मतलब है कि यदि यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे दो है, तो इसका मतलब है कि एक एक्स को अपन को डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे एक एक्स डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास बदल जाएगी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये। तो इसको कहते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें जो सॉल्यूशन निकालते हैं ना, कैसे करते हैं, इसमें करते हैं पुट x इक्वल टू ई की पावर z, और यहाँ से z इक्वल टू क्या हो जाता है log x, ये रखते हैं x इक्वल टू, जैसे ई की पावर z रखते हैं तो z इक्वल टू क्या हो जाता है log x हो जाता है। और यहाँ पे क्या होती है कंडीशन और होती है कि जैसे इसमें CF और PI से सोल्व करते हैं तो x dy बाई डी एक्स के स्थान पर तो रखना होता है dy, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू के स्थान पर क्या रखना होता है डी डी माइनस वन। ये आपका टॉपिक इसलिए मैं साथ में करवा रहा हूँ ताकि ये टॉपिक भी आपका हो जाए, और मैं अलग से भी इस टॉपिक को बताऊंगा एक बार, और फिर मैं जल्दी जल्दी वो टॉपिक में आपका रिवीजन करा दूंगा। ये हो जाएगा डी डी माइनस वन डी माइनस टू, ये रखते हैं। तो देखो जैसे एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, उसके स्थान पर तो लिख दूंगा मैं क्या डी डी माइनस वन, ये लिख दिया वाई, फिर वाई मैंने कॉमन ले लिया है ना, और इसके स्थान पर मैंने क्या रखा है डी वाई और माइनस का वन। तो यहाँ पे इक्वेशन जो बन गई ना वो मैंने शॉर्ट में लिख दी, तो ये बनेगा डी डी माइनस वन वाई प्लस डी वाई माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो इसमें से सब में से मैं वाई कॉमन ले लिया, तो ये बन गई स्टेप। फिर कैंसिल आउट करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब डी की जगह क्या रखेंगे डी इक्वल टू एम रखेंगे, और सोल्व करेंगे तो एम बराबर प्लस माइनस वन। तो जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, फिर इसका सॉल्यूशन, फिर ये सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे अपन यदि एक्स की वैल्यू रखें तो यहाँ पे ई की पावर जेड हो जाएगा, और जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे जेड आया तो log x रखेंगे तो यहाँ पे सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स की पावर माइनस वन। ये बन गया सी वन ई की पावर जेड प्लस सी टू ई की पावर माइनस जेड, और जेड के स्थान पर log x रखेंगे तो सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स की पावर माइनस वन। ये वैसे ही होता है, होमोजीनियस इक्वेशन होती है ना, वैसे का वैसे ही होता है, बस इसमें क्या होता है, नहीं जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना वैसा का वैसा ही होता है, बस इसमें जेड वेरिएबल आता है, और जेड वेरिएबल की अपन लास्ट में क्या कर देते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद में अपने पास सॉल्यूशन निकल गया y इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू अपॉन एक्स है ना, फिर वही सॉल्यूशन मान लेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, और वही डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका है, इजी से है ना। आगे इनको करना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। फिर वही डिफ्रेंशिएशन करके एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, और इंटू में
सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन, ये होता है आपका। और इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी और बी को किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है ना, इनको करके जाना है। एक बार खुद अपने हाथ से करना, ए की वैल्यू रखना और बी की वैल्यू रखना, फिर यहाँ पे रख के सोल्व करना ए की वैल्यू। फिर लास्ट में अपन क्या कर देंगे, आंसर रख देंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है कि 1 माइनस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस एक्स से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जैसे भाग दिया तो अपने पास इक्वेशन 1 बन गई। तुलना करेंगे पी की वैल्यू ये और क्यू की वैल्यू। अब वही देखो पी की वैल्यू आ गई अपने पास एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, क्यू की वैल्यू अपने पास क्या आ गई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस। तो पहला वही तरीका पी प्लस क्यू एक्स कर दो तो उससे निकल जाएगा सॉल्यूशन, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस क्यू, क्यू के स्थान पर क्या है माइनस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से 0। तो y इक्वल टू एक्स क्या हो गया अपने पास, एक सॉल्यूशन आ गया। अपने को चाहिए होता है 2 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, ताकि अपन इसको C1 प्लस C2 की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, इसके बाद में देखो अब दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो दूसरा सॉल्यूशन के लिए जो आपको तरीका बताया कि अपने पास p की वैल्यू तो क्या है x अपॉन 1 माइनस एक्स और q की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। यदि मैं क्या करूं, यदि मैं ऐसे ही कर दूं, ये वाला फॉर्म बनाऊं 1 प्लस पी प्लस क्यू, तो इसको लगा के देखो, सब लगा लगा के देखने पड़ेंगे। मैंने तो डायरेक्ट बता दिया आपको, लगा लगा के देखने पड़ेंगे। ये नहीं लगेगा तो फिर दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे ये एक्स नहीं है ना, 1 है, तो ये एक्स एक्स कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो गया 0। तो इसका मतलब अपने पास एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू e की पावर x भी एक सॉल्यूशन है। तो 2 सॉल्यूशन बन गए, एक तो बन गया C1 e की पावर x और एक बन गया C2 x। कैसे भी जोड़ दो, सही ये नहीं कि पहले किसको जोड़ू पहले बाद में किसको जोड़ू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चले, देखो फिर इसके बाद में देखो सॉल्यूशन अपने पास आ गया, इसको सोल्व करते हैं अलग से। ये 2 सॉल्यूशन आ गए। सॉल्यूशन अपने पास आ गया y इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 x। ठीक है, तो अपने को सॉल्यूशन C1 के स्थान पर हटा दो यहाँ से e और यहाँ से कर दो b। अब देखो ये हो जाएगा dA अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस dB अपॉन डी एक्स और ये हो गया x इक्वल टू हो गया 0। फिर ये हो गया dA अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस, एक सेकेंड, ए की पावर एक्स है नहीं, ए की पावर एक्स का e की पावर एक्स होगा और ये हो जाएगा dB अपॉन डी एक्स इंटू 1 इक्वल टू में अपने पास क्या है r अपने पास क्या है 1 माइनस एक्स। अब किस वेरिएबल को हटाना चाहते हो आप, किस वेरिएबल को हटाएंगे, ए को हटा दो क्योंकि इसमें तो हटाओ ही हुआ है, घटा दो, घटाते ही हट जाएगा, तो ये आपका हट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा dB अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा वही माइनस है तो x माइनस 1 ये हो जाएगा। तो ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू वेरिएबल सेपरेशन लगाएंगे तो डी बी इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा बी इक्वल टू एक्स प्लस सी थ्री। ये अपने पास बी की वैल्यू आ गई। किसी भी इक्वेशन में रख दो, पहली में रख दो डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या, डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ देखो फिर यहाँ आ जाएगा डी ए इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, माइनस बाहर फर्स्ट इंटू सेकेंड से, फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और ये टोटल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स ए की पावर माइनस एक्स और माइनस माइनस ये प्लस और वापस माइनस। तो ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 1 ए की पावर माइनस एक्स प्लस C4। ये आपका आंसर हो जाएगा, देख सकते हो। ये आ रहा है ना, एक्स प्लस 1 आ रहा है क्या, प्लस इन्होंने एक बार इंटीग्रेशन और नहीं किया, वापस से इंटीग्रेशन नहीं किया ना, ये देख लेना एक बार, इंटीग्रेशन नहीं किया इन्होंने यहाँ पे, इस पे ये इंटीग्रेशन तो कर दिया पर एक बार और करना चाहिए इंटीग्रेशन इनको, अपन ने ना सही किया है। यहाँ पे ये आ गया, फिर इसमें दोबारा इंटीग्रेशन नहीं किया इन्होंने, दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस आ जाएगा और माइनस के कारण सही किया इन्होंने, प्लस ही आएगा, प्लस आ जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस। ठीक है, ए की वैल्यू अपने पास, ऐसे अपन इसको सवालों को सोल्व करेंगे। अब ये देखो, ये सवाल पांचवा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है। अब थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि और चैप्टर्स भी अपन कर पाए। तो वही सहायक समीकरण में कन्वर्ट करना है ना, सहायक समीकरण में बदल जाएगा, सहायक समीकरण में बदलते ही अपने पास सॉल्यूशन हो जाएंगे, फिर ए और बी मान लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वही अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करोगे, e की पावर x को क्या मान लो, t मान लो, और t मानकर फिर क्या करोगे आप इसको, वही क्या वो करते हैं ना अपन, आंशिक आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, तो ये आंशिक भिन्न से समाकलन हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये देखो आगे, ये आंशिक भिन्न से भी कर रखा है। ठीक है ना, फिर आंशिक भिन्न से इसको सॉल्यूशन करेंगे। फिर वही ए और बी की वैल्यू निकाल के, ए और बी की वैल्यू वही सेम तरीका वही सेम है। यही तो मैं आपको कहता हूँ, यदि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आपको कोई ही भी सवाल दे दो, आपको आप सारे सवाल कर सकते हो। लास्ट में ए और बी की वैल्यू रख देंगे। ये सवाल भी अच्छा सवाल है। इसमें क्या करना है, वही पी की वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है, आर की, तो उसमें लगाओ दो सॉल्यूशन निकालने के लिए। एक तो अपन 1 माइनस प्लस पी प्लस क्यू लगा देंगे, एक अपन लगा देंगे क्या, एक सॉल्यूशन मानकर, ये इसका सॉल्यूशन है वाई इक्वल टू वी ई की पावर माइनस एक्स। क्योंकि देखो जितने तरीके लगा सकते हो ना उसमें तरीके लगा सकते हो आप। 1 प्लस पी प्लस क्यू करके देख लो, यदि जीरो बनता है तो नहीं बनेगा, और उससे जीरो नहीं बनेगा तो फिर आपको दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। तो तरीके आने चाहिए इस प्रकार से। इसमें जो तरीका लगाया है वो फर्स्ट एक्सरसाइज का ही है ना, वो वाला तरीका लगाया है इन्होंने। सेकंड ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, उसमें फर्स्ट का कैसे निकालते हैं, सी एफ का जब एक भाग निकाल देते हैं, फिर एक सॉल्यूशन मानते हैं, लेट वाई इक्वल टू वी ई से मल्टीप्लाई करके, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। इन सबको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे
और उससे फिर लास्ट में एक सॉल्यूशन अपना निकल जाता है। देखो इस प्रकार से। तो ये जब फिर डी वी अपॉन डी एक्स की जगह पी मानेंगे और डी टू है, इसमें फिर ये करते हैं डी वी अपॉन डी एक्स की जगह क्या मानेंगे, पी और डी पी अपॉन डी एक्स। ये पी मान लिया और डी पी अपॉन डी एक्स, फिर सोल्व करेंगे और सोल्व करके अपने पास एक सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर वापस वो वैल्यू रखेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। वही इसको सोल्व करते हैं। ये तो अपने पास वी सॉल्यूशन निकला है, फिर अपन वेरिएशन पैरामीटर मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो ये देखो आगे बढ़ते हैं। लगा रखा ना इसमें। ये आपका वेरिएशन पैरामीटर मेथड है। लगभग सारे सवाल इसमें वेरिएशन पैरामीटर के मेथड के लगभग 5-7 सवाल करवाए हुए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है आपके। तो अब इनको सवालों को करना है आपको, वेरिएशन पैरामीटर मेथड को। इसके बाद में जो अगला पार्ट आता है इम्पोर्टेंट, ये भी सेक्शन सी का क्वेश्चन है। सेक्शन बी और सी में से पक्का ये क्वेश्चन आता है। ये कर लोगे तो आंशिक अवकलन में ना, एक फर्स्ट यूनिट की जो फर्स्ट आंशिक अवकलन का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो इसी पे बेस्ड है, युगपत अवकल समीकरण। ये पक्का सेक्शन बी या सेक्शन सी में इसका सवाल आता है। बी में भी आता है और सी में भी आता है। बी या सी में से एक में आता है। युगपत अवकल समीकरण, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज अपन काफी क्वेश्चन करने वाले हैं इसके, है ना। तभी तो आपको मैराथन क्लासेस का नाम लिया है। मैराथन क्लासेस का मतलब क्या होता है कि लंबी क्लासेस रखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके सारे क्वेश्चन अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज कोशिश करते हैं लंबी क्लास लेने की। देखते हैं कितने टाइम की होगी क्लास, क्योंकि फिर उस हिसाब से। अभी तो 47 मिनट हुई है। देखो आगे, अब पढ़ते हैं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो अपन सोल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। देखो डी एक्स अपॉन में पी, डी वाई अपॉन में क्यू और डी जेड अपॉन में आर। इसमें क्या करते हैं, प्रथम दो बिन लेकर हल एक निकालते हैं और लास्ट दो बिन लेकर हल निकालते हैं। मतलब अपने को कितने हल निकालने होते हैं, दो हल निकालने होते हैं। चाहे फर्स्ट दो बिन ले लो, चाहे लास्ट दो बिन ले लो, चाहे फर्स्ट को थर्ड ले लो। इन दोनों बिनों को लेकर क्या करना होता है, अपने को दो हल निकालने होते हैं। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप कहोगे सर हमें पता नहीं चलता है। अब इसमें पता कैसे नहीं चलता है, इस प्रकार के ही सवाल लिखे हुए हैं, जैसे हमने सवाल लिखे हैं ना वैसे ही सवाल। अब इसमें मैं, अब देखो आप इंपॉर्टेंट कहोगे सर आप इंपॉर्टेंट नहीं बताते इसमें। इसमें एग्जाम्पल भी सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक्सरसाइज के भी सारे इंपॉर्टेंट है सवाल। कोई भी सवाल एग्जाम में दे सकता है एग्जामिनर। फिर एक एकांशीय अवकलन में भी आता है, वो आता है स्मॉल पी स्मॉल क्यू इक्वल टू आर। आर ऐसे फॉर्म आती है ना। तो उसमें अपने को है ना एक तरीका होता है, और इसमें भी वही है ना, डी एक्स अपॉन में पी लिखते हैं, डी वाई अपॉन में क्यू लिखते हैं, डी जेड अपॉन आर लिखते हैं। और उसमें क्या करते हैं, उसमें अपने को दो फंक्शन के फॉर्म में लिखने होते हैं। जो सॉल्यूशन आते हैं ना, तो एक फंक्शन यहाँ आता है और एक फंक्शन यहाँ आता है और इक्वल में हो जाता है 0, ऐसे लिखते हैं। अब ये एक्सरसाइज करने का जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये करने के फायदा क्या है, ये फायदा ये है कि आपको, ये तो होगा ही होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं। और इसके जो आंशिक अवकलन वाली जो एक्सरसाइज है,
उस वाले का क्वेश्चन भी यहाँ पूछते हैं और सेम टू सेम सवाल है, सारे सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम आपके हल निकलेंगे और लिखने का तरीका बस लास्ट में वो होगा, बस वो अलग अलग होगा बस। ये इसलिए आपको ये कह रहा हूँ, आप इन एक्सरसाइज को करना जरूर। और ये कोई हार्ड नहीं है, ये हार्ड नहीं है, ये आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो इनको हो जाएंगे। और अब लास्ट टाइम में है ना, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ना वो बहुत फायदेमंद रहेंगे आपकी, और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे जब वो फायदा हो जाएगा कि लास्ट टाइम जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो यहाँ से आराम से पासिंग मार्क्स का स्कोर बना सकता है। अपने पास 2 दिन पड़े हैं, 2 दिन में अपन जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जिस भी टाइप के, अपन आराम से इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अपनी पीडीएफ बनी हुई है, उसमें मैं आपको डायरेक्ट समझा दूंगा। जैसे पहला सवाल है, देखो एक्स डी एक्स, 2-4 सवाल मैं अच्छे से समझा देता हूँ, फिर आप एक ले पकड़ लोगे और उसके बाद में आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक सवाल, 2 सवाल अच्छे से समझ लो। एक्स डी एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर जेड, इसमें क्या दिमाग भी लगता है कि अपन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ध्यान रखना, जब भी सॉल्यूशन निकालो तो इस x के पास सिर्फ x के फंक्शन होना चाहिए और इस y के पास सिर्फ y के फंक्शन होना चाहिए और z के पास z का फंक्शन होना चाहिए। देखो एक बात बताता हूँ, यदि मैं यहाँ पे x और y दोनों होगा, यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, लेकिन x यदि इसके पास सिर्फ x होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि x वाले फंक्शन के पास x का फंक्शन होना चाहिए, y वाले का y के पास होना चाहिए और z के पास z का होना चाहिए। अब यहाँ से देखो मेरे पास x dx है अपॉन वाई स्क्वायर जेड है, लेकिन dx के पास मेरे देखो यदि सिर्फ ऊपर वाला इतना होता ना तो अपन क्या करते थे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते। ठीक है, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते, लेकिन इसमें y और z का फंक्शन है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, y और z वाले फंक्शन को हटाएंगे। वो कैसे हटाएंगे, देखो प्रथम 2 भिन्न को लेंगे, फर्स्ट 2 भिन्न लेंगे। फर्स्ट 2 भिन्न लेने से क्या फायदा होगा, z से तो z कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर को उधर भेज देंगे, इस अक्ष को यहाँ पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाई स्क्वायर और डी वाई। अब इनको सोल्व कर लेंगे तो इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जैसे अपन इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, इसका हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, और जो कॉन्स्टेंट मानेंगे वो भी अपन क्या मान लेंगे, c1/3। तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू c1, एक हल आ जाएगा। अब फर्स्ट लास्ट वाली को भी ले सकते हो, फर्स्ट सेकंड को भी ले सकते हो, सेकंड थर्ड को भी ले सकते हो। यदि मैं सेकंड और थर्ड को लेता हूँ तो उसमें क्या फायदा होता है, रटना नहीं है। देखो रटने से सवाल थोड़ी आएंगे कि रट लिए कि भाई हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को लेते हैं, कितनी रटोगे इक्वेशंस, नहीं रट पाओगे इसमें। देखो जेड का, जैसे जेड कैंसिल आउट हो गया, इस वाई को मैं इधर भेज दूँ, इस एक्स को इधर भेज दूँ, तो वाई के पास तो वाई का फंक्शन ही है और जेड के, अब यहाँ पे गड़बड़ होगी, एक्स का जेड के पास फंक्शन है ना, एक्स का क्या है, यहाँ पे जेड का फंक्शन बनेगा, तो एक्स का जेड के पास जेड का फंक्शन होना चाहिए, तो ये तरीका नहीं लगेगा। फिर एक तरीका क्या सोच सकते हो, ये तरीका सोच सकते हो, यदि मैं फर्स्ट और थर्ड को लेता हूँ तो क्या होता है, वाई स्क्वायर डी जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर है क्या यहाँ पे, अच्छा वाई स्क्वायर है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वाई स्क्वायर होता ना तो भी यहाँ पे कटेगा नहीं, फिर जेड कटेगा नहीं, तो ये वैसे ही नहीं होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब एक्स के पास एक्स का फंक्शन है, जेड को मैं जेड के पास भेज देता हूँ, तो ये आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस c2। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर c2। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से अपन इन सवालों को करेंगे। और ये जो सवाल मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सवाल आप करके चल जाना अच्छे से, आपका एग्जाम में सारे क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। फर्स्ट वाले चैप्टर का रिवाइज मैं करवाऊंगा, उसको भी फर्स्ट जो यूनिट है ना उसको भी रिवाइज कराऊंगा, लेकिन वो यूनिट ऐसी है कि वो आप पढ़ते हो, 12th क्लास में पढ़ी होगी उसने, आपने खूब पढ़ी होगी उस यूनिट को, तो उसमें पढ़ाने वाली एक एक एक्सरसाइज ही है यथार्थ अवकल समीकरण, और आपने सब कुछ पढ़ रखा है उसमें, बर्नौली भी पढ़ रखा है, होमोजीनियस भी पढ़ रखा है, उसको तो रिविजन जल्दी हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप है ना जो नहीं पढ़ रखा है ना वो चैप्टर पढ़ते हैं ताकि अपन नंबर अच्छे हैं। तो ये सोल्व कर ही दिया मैंने। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल है, सोल्व करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखो वही प्रथम 2 बिन लेंगे,
प्रथम दो बिन लेंगे, तो प्रथम दो बिन जैसे ही लेंगे अपन, तो प्रथम दो बिन लेंगे तो देखो इस अक्ष को मैं इधर भेज दूंगा, इस वाई को इधर भेज दूंगा, तो अक्ष डी एक्स प्लस इक्वल टू वाई डी वाई, तो अक्ष के पास अक्ष का फंक्शन है, वाई के पास वाई का फंक्शन है, तो आराम से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अक्ष स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन बाई टू, तो ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वन। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि जो अपने पास सॉल्यूशन आता है, जो एक इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है, तो उस सॉल्यूशन को अपन दूसरी इक्वेशन में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे नहीं सर हम यूज करें भी ना करें तो क्या करेंगे बताओ, देखो करके देखो होता है क्या, सॉल्यूशन दूसरा निकलता है क्या। यदि सॉल्यूशन नहीं निकलता है ना, तो फिर आपको क्या करना है, उस सॉल्यूशन का यूज करना है। जैसे मान लो अंतिम दो में ले लूँ मैं, तो इस जेड के पास तो जेड का फंक्शन है तो इसका तो हो जाएगा, लेकिन इस वाई के पास क्या अक्स का फंक्शन है, तो वाई का वाई के फंक्शन होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, अपन ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वन है ना, तो इसको अपन क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस सी वन, और एक्स इक्वल टू निकल गया अपने पास अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस सी वन। कॉन्स्टेंट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टेंट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कॉन्स्टेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टेंट आ सकता है। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन में अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस सी वन, तो ये वाई के पास क्या आ गया, वाई का फंक्शन आ गया, और जेड के पास जेड का फंक्शन आ गया। ठीक है, आप कहो नहीं सर हम फर्स्ट और थर्ड से लेकर सोल्व करें तो क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड से जब सोल्व करोगे तो आपको वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वाई की वैल्यू निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वैसे निकलेगी। तो ये भी तरीका सही है और वो भी तरीका भी सही है, तो फिर क्या कर देंगे, तो देखो ये हो जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अपन सोल्व कर लेंगे, तो log y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको सोल्व कर लिया हमने। तो सोल्व करके हम वैसे क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो बस सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक हल तो ऐसे निकल जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, एक हल इससे निकल जाएगा तो दोनों हल निकल जाएंगे, जी सही है ना, एक हल एक्स अपॉन वाई और ये वाई अपॉन जेड। अब देखो उसमें क्या लिखते हैं, उसमें फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान रखना। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, ये फंक्शन के रूप में लिख देंगे एक्स अपॉन वाई और वाई अपॉन जेड, ये आपका फंक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, बस इतना ही लिखना है उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन, और सेम तरीका ही रहेगा और सेम सवाल है, सेम तरीके हैं। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा अलग है, वो पी पी क्यू प्लस क्यू क्यू ऐसे फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। तो वही दोनों बिन लो, तो प्रथम दो बिन लिया तो हमने जेड से जेड कर दिया, एक्स के पास एक्स का भेज दिया और वाई के पास वाई का भेज दिया, तो ये इंटीग्रेशन निकल गया। ठीक है, अब अंतिम दो मिल लिया तो जेड एक्स आ रहा है, यहाँ एक्स वाई आ रहा है, एक्स एक्स कट गया और जेड को जेड के पास भेज दिया, वाई का वाई के पास भेज दिया, सॉल्यूशन निकल गया। ऐसे ये सवाल ही पूछे हुए हैं एग्जाम में। ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, ये पूछा हुआ है बहुत बार। एक सॉल्यूशन तो आराम से निकल जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो इसका, क्योंकि देखो कांस्टेंट चल जाएगा, एक्स का फंक्शन भी चल जाएगा, लेकिन एक्स के पास वाई का फंक्शन नहीं चलेगा, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो डी एक्स अपॉन में 1 है, डी वाई अपॉन में 3 है, तो कांस्टेंट फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, एक्स इक्वल टू सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स, और यहाँ 1/3 वाई, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x माइनस वाई, और C1 को 3 से करेंगे तो 3C1, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है।
अब यहाँ पे एक चीज समझना कि 5z प्लस 10y माइनस 3x है, तो सॉल्यूशन का यूज कर सकते हो आप। तो y माइनस 3x बनाओ उसको, तो y माइनस 3x कराओगे तो ये हो जाएगा। अब फर्स्ट और थर्ड को ले लो, फर्स्ट और थर्ड को लेने से क्या फायदा होगा, dx अपॉन में 1, इसका तो आराम से हो जाएगा। परंतु z के पास तो z का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन z का तो है, परंतु यहाँ पे क्या है, y और x का फंक्शन है। तो ऐसा कोई अपने पास सब्स्टिट्यूट है कि ताकि अपन y माइनस 3x को क्या z के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे या कॉन्स्टेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो y माइनस 3x को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे c1, तो यहाँ पे c1 लिख दिया। अब इसका आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। x के पास x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा चल जाएगा, y के पास y का फंक्शन हो कांस्टेंट हो चल जाएगा, z के पास z का फंक्शन हो कांस्टेंट हो चल जाएगा। परंतु दूसरे वेरिएबल में हो तब नहीं चलेगा, तब अपन इंटीग्रेशन उनका नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो dx अपॉन में 1 और ये dz अपॉन में 5z प्लस, तो ये log के फॉर्म में हो जाएगा, या 5z प्लस 10c को d मानेंगे तो log के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर इसको मॉडिफाई करा हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, इजी सा सवाल है, कर लेना इसको। इसके बाद में देखते हैं, ये सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के सवाल पूछते हैं। इनके लिए क्या करते हैं अपन, देखो इसमें अपन फर्स्ट सेकंड भी नहीं लेते, इसमें लेते हैं गुणांक। क्या लेते हैं, गुणांक, कोफिशिएंट लेते हैं। तो इसमें ये देखते हैं कि नीचे वाला जो टर्म्स है ना, वो क्या बन जाना चाहिए, जीरो बनाने की कोशिश करना। जीरो बनाने की कोशिश क्यों करेंगे, कि देखो ये 3 टर्म्स है और इसके इक्वल में एक फंक्शन और बना देंगे जिसमें क्या बन जाए, नीचे जीरो बन जाए। तो क्या करेंगे, जीरो बनने से क्या फायदा होगा, जीरो बनने से ये फायदा होगा कि अपन किसी भी इक्वेशन को इसके इक्वल कर सकते हैं और इक्वल करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसमें हमेशा क्या लेने हैं, गुणांक लेने हैं। और गुणांक लेने के लिए आप एक्स वाई जेड का गुणांक ले सकते हो, 1 गुणक के रूप में ले सकते हो, किसी से मल्टीप्लाई करके गुणांक को ले सकते हो। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखो यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो सर फायदा क्या होगा, बताता हूं। देखो पहले इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी को मैंने वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, और तीसरी को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर ऊपर तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एक सवाल बता देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सवाल। नीचे को मैं जैसे एक्स से गुणा करूंगा, किससे गुणा करूंगा, एक्स से गुणा करूंगा, तो ये बनेगा बी माइनस सी एक्स वाई जेड। दूसरे वाले को मैंने वाई से किया तो सी माइनस एक्स वाई जेड। तीसरे वाले को मैंने किसे किया, जेड से किया, एक्स वाई जेड। ऊपर तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाई सी जेड ही बनेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, और नीचे आ जाएगा बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस, ये सारी कैंसिल आउट हो जाएंगे, या नीचे आ जाएगा जीरो, जैसे इसमें आ गया जीरो। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इसके इक्वल करेंगे, और फिर इस इक्वेशन को इसके इक्वल करेंगे, और अपन क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट और फोर्थ बिन लेंगे, और इससे क्या फायदा होगा, इस बिन को जब हमने लिया तो हम क्या होगा कि ये जो है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे अब देखो dx के पास क्या है, ए का है, ये तो कांस्टेंट है, x का फंक्शन है। मैंने आपको बताया था कि x के पास कांस्टेंट हो और x का फंक्शन होना चाहिए। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या कर देंगे, y के पास भी y का फंक्शन है, तो b तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा। और c क्या है, वो z, z के पास z का फंक्शन है, तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन में a तो बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ई जेड स्क्वायर बाई, तो ऐसे अपने पास क्या निकल जाएगा, एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, दूसरा सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे अपन, अब ये सोचो कि सर हम दूसरा सॉल्यूशन है वो फर्स्ट को सेकंड को थर्ड से कर दे मल्टीप्लाई तो जीरो आ जाएगा, तो सॉल्यूशन तो एक ही निकला ना, सॉल्यूशन एक निकला है, ऐसे नहीं करेंगे। अब दूसरा सॉल्यूशन आप और अलग गुणांक में देखो,
तो जब भी कभी भी बी माइनस सी है आता है नीचे, सी माइनस ए आता है, ए माइनस बी आता है, तो उसमें क्या है देखो, यदि देखो यहाँ से मैंने एक्स से गुणा कर दिया, अब की बार मैं किससे गुणा कर दूं, इसको इसको ए एक्स से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं, ए एक्स से। अब कहोगे सर उसमें क्या फायदा होगा, ए एक्स से गुणा करने में ये फायदा होगा कि एक्स तो इसके पास हो जाएगा, ए इसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अल्टरनेटिव में है, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी, इन सबको जोड़ोगे ना यदि आप, तो जोड़ने पर जीरो ही आएगा। तो इसलिए अपन किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें ये फायदा होगा कि जीरो तो ऑलरेडी बनेगा, तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो ताकि आप इसको सोल्व कर सकते हो। फिर ए एक्स से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बनेगा ए स्क्वायर एक्स, ये बी स्क्वायर वाई, बी वाई से करेंगे, इसको सी जेड से करेंगे, और नीचे आ जाएगा एक्स वाई जेड कॉमन, और ये सारे पद है ना कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जीरो बन गया, वही फर्स्ट फर्स्ट को लेकर थर्ड के साथ। तो फिर अभी ये सॉल्यूशन दूसरा है, तो सॉल्यूशन है वो अलग अलग होने चाहिए, ये नहीं हो कि सेकंड बिन को थर्ड बिन से फोर्थ से करके मल्टीप्लाई और वही सॉल्यूशन अपन वापस निकाल रहे हैं, नहीं, सॉल्यूशन है वो डिफरेंट होना चाहिए। ये आगे समझ में, ये सवाल आता है एग्जाम में, तो इसमें हमेशा याद रखना कि एक्स वाई जेड से गुणांक से मल्टीप्लाई कर दो, और या ए एक्स बी वाई इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये सवाल दे रखा है, इस सवाल में यदि हम अपन पहले को क्या करें, पहले को फर्स्ट और सेकंड बिन ले तो हो सकता है क्या, बताओ। आपको ये तरीके लगा के देखने पड़ेंगे, ये नहीं कि भाई रट के चल के कर लिया। पहले देखो फर्स्ट सेकंड को सोल्व करके कर सकते हो क्या, सेकंड थर्ड को कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। अब गुणांक देखो, इसके बाद में गुणक की बात आती है, गुणक की बात आती है तो नीचे वाले को क्या करो, जीरो बनाने की कोशिश क्या करो, नीचे क्या बनाने की कोशिश क्या करो, जीरो। अब नीचे वाले को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करो, एक्स से करो, चाहे माइनस वाई से करो, चाहे जेड से करो, चाहे एक्स वाई जेड से करो, किसी से गुणा करो, नीचे वाला जीरो बन जाना चाहिए। दूसरा केस यही बनता है, गुणक लेना होता है। तो मैंने क्या किया, पहले को एक्स से गुणा किया, दूसरे को माइनस वाई से गुणा किया, और तीसरे को माइनस जेड से गुणा किया। तो उसमें मेरे को क्या फायदा हुआ कि जब हमने नीचे वाले को गुणा किया, पहले को एक्स से किया तो जेड एक्स बना, तो जेड एक्स को गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड एक्स वाई, है ना। तो इस प्रकार से जब सोल्व करेंगे तो ये नीचे क्या बन जाएगा, जीरो, और नीचे जब जीरो बन जाएगा तो फर्स्ट बिन को क्या लेंगे, फर्स्ट को थर्ड के साथ लेंगे, तो फर्स्ट को जैसे ही थर्ड के साथ लेंगे तो वही आ जाएगा, इसको जीरो से करेंगे तो जीरो, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस डी जेड, एक्स के पास एक्स का फंक्शन है, वाई के पास वाई का फंक्शन है, जेड के पास जेड, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन। अब दूसरा सोल्यूशन क्या कर सकते हो, इसके लिए देखो दूसरे कोफिशिएंट देखने पड़ेंगे, ये कोफिशिएंट से काम नहीं चलेगा। अब की बार मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, पहले को वाई से कर दिया, दूसरे को एक्स से कर दिया, तीसरे को मैंने किससे कर दिया, माइनस जेड से कर दिया। अब कहोगे सर हमें याद कैसे रहेंगे, याद तो करना ही नहीं है पहली बात, तो आपको ये तरीके ध्यान रखने पड़ेंगे, और तरीके है ना आपको करके देखना पड़ेगा, नीचे वाले को जीरो अपन कैसे बना सकते हैं, नीचे वाले को जीरो अपन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला जब जीरो बन जाएगा ना तो आराम से इसको सोल्व हो जाएगा। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाली, ये सवाल इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, ध्यान रखना ही है, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखो जब जीरो बनाने के बाद में ये हुआ अपने पास, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। जेड के पास तो जेड का फंक्शन है, लेकिन वाई के साथ एक्स का फंक्शन है, एक्स के साथ वाई का फंक्शन है, तो इन दोनों स्टेप को एक साथ कैसे लिख सकते हैं बताओ आप। जब तक आपको डिफरेंशिएबल ये नहीं बोले ना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का क्या होता है डी एक्स होता है, और वाई का क्या होता है डी वाई होता है, जेड का क्या होता है डी जेड होता है। और जैसे ही अपने को ये बोल दिया एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में बताओ, तो एक्स के रिस्पेक्ट में फिर ये हो जाते हैं, एक्स का तो वन हो जाता है, और इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, और इसका जेड का बोलते हैं तो डी जेड अपॉन डी एक्स। वैसे इस स्टेप को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इस स्टेप को लिख सकते हैं डी एक्स वाई। एक्स वाई कैसे लिखा जाएगा, देखो डी एक्स वाई का मतलब ये हुआ, एक्स को छोड़ दिया, वाई का क्या होगा डी वाई। मेरे को नहीं बोला किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करना। तो आपको वाई का डी वाई हो जाएगा और एक्स का डी एक्स हो जाएगा, फिर वाई को छोड़ दिया, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा डी एक्स। तो ये स्टेप बन गई ना। अब इसको ये लिख सकते हैं माइनस डी जेड
इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड या ऑन इंटीग्रेटिंग। तो जैसे ही अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो आपस में क्या होती है, इनवर्स प्रोसेस होती है। तो ये डी तो एक्स वाई से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स वाई, और जेड का हो जाएगा डी जेड के रिस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा अपने पास सी। ये सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी एक नया, ये एक आपकी एक्सरसाइज है, ये वो इसलिए मैंने आपको नहीं करवाई क्योंकि वो एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी है ये वाली। ठीक है, अगले वाले पेज पे चलते हैं। अब की बार जो कोफिशिएंट देखने हैं वो दूसरे देखने हैं, तो अब की बार ले लिया, इस अक्ष को हटा दिया मैंने। अच्छा ये सवाल है ना। अब की बार मैंने क्या किया, इस अक्ष को हटा दिया मैंने, अक्ष को हटा दिया, तो ये आपको देख रहे हैं कि इसको अक्ष से हटाने पर, इसको वाई से हटाने से जेड हटाने, ये अल्टरनेटिव ऑर्डर में दिख रहे हैं। तो अल्टरनेटिव ऑर्डर में तो ये वैसे कोफिशिएंट क्या बन जाएंगे, जीरो। तो ये हो जाएगा 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz। फिर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो ये रहा, ये वैसे नीचे में जीरो बन जाएंगे, 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz। और dx अपॉन x का क्या होता है, log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू log c2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो सवाल। अब ये देखो एम जेड माइनस एन वाई है, ये देखे हमने को। तो क्या लोगे, कोफिशिएंट एल एम एन को लेंगे गुणक के रूप में। गुणक की होता है ज्यादातर, पहले को एल से गुणा कर दो, दूसरे को एम से कर दो, तीसरे को एन से करोगे। जैसे ही एन से इनसे गुणा करोगे तो ये नीचे बनेगा जीरो। नीचे जीरो बनते ही अपने को सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो पहले स्टेप तो अपने को क्या, फर्स्ट और सेकंड बिन लेकर वैसे सोल्व कर लो। वैसे सोल्व नहीं होते तो फिर गुणक लेकर सोल्व कर लो। तो फिर वापस अपने को गुणक लेने पड़ेंगे, और दोनों सॉल्यूशन अलग अलग निकालने, ये ध्यान रखना। ये नहीं होगी एक ही सॉल्यूशन से काम चला ले, एक सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, वो फिर आंसर गलत करेंगे आपका एग्जाम में। ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास गुणक, अब की बार एक्स वाई जेड को गुणक अपन ने ले लिया। तो ये सवाल अपने, अब देखो ये सवाल जैसे है ना, ये एग्जाम्पल है। एक बार तो ले लो, एक्स वन, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड ले लो। एक तो ये बन जाएगा, एक अपन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई बनेगा। तो ये नीचे क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, इजी सवाल है ये। सवाल एक बार कॉन्सेप्ट मैंने, एक देखो वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड मैंने बताया था। आप सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे इन सवालों को करना है। ये वैसे ही है, फर्स्ट और सेकंड को भी इनको लो, क्योंकि देखो जब भी मल्टीप्लाई टाइप से हो ना, तब ऐसे कटने वाले होते हैं, तो कटते हैं तब ये आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड भी इनको लोगे ना, तो एक्स स्क्वायर के पास क्रॉस मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर का टर्म्स भेज दो, और वाई स्क्वायर के पास वाई स्क्वायर का टर्म्स भेज दो। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो ऐसे निकल जाएगा। फिर अंतिम दो भी इनको लो, तो एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के पास भेज दो, वाई स्क्वायर वाले के पास वाई स्क्वायर का टर्म्स भेज दो। तो ये अपना पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालेंगे सॉल्यूशन। ये भी निकल जाएगा। ये y प्लस टू एक्स है ना, इस प्रकार का आता है, तो एक सॉल्यूशन आएगा इस प्रकार से, उसको रखना है वहाँ पे। जैसे टेन वाई माइनस थ्री एक्स वाला एग्जाम्पल आया था ना, वैसे का वैसे ही है। ठीक है, ये सवाल देखना। ये सवाल भी अच्छा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वही प्रथम दो बिन लो,
मेन कॉन्सेप्ट है कि एक्स के पास एक्स का टर्म होना चाहिए, वाई के पास वाई का टर्म होना चाहिए। यदि ये होता है ना तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करना आप, ये अच्छा सवाल है। अब ये भी सवाल अच्छा है। एक्स वाई लेंगे तो क्या होगा, वाई से वाई कट जाएगा, एक वाई एक्स के पास चल जाएगा, ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड माइनस टू एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें क्या करेंगे, देखो वाई के पास तो वाई का टर्म्स है, लेकिन जेड के पास जेड का टर्म होना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक्स अपॉन वाई है ना, तो एक्स इक्वल टू वाई सी वन रख देंगे, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, वाई सी वन रख दिया। वाई सी वन रखने से क्या फायदा हुआ, वाई स्क्वायर सी वन जेड बना। इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर है ना, वाई क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जो वाई बचेगा वो इसके पास चला जाएगा। अच्छा स्क्वायर ही है ना, स्क्वायर है तब तो कट जाएंगे, तो ये अपने पास जेड के टर्म्स बचेंगे। फिर अपन क्या कर देंगे, नीचे वाले को टी मान लेंगे और ऊपर वाला टर्म्स। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है, ये सवाल भी देख लेना। इसमें वो प्रथम दो बिन से एक सॉल्यूशन निकल जाएगा, दोस्त प्रथम दो बिन से एक तो हल निकल जाता है आराम से, लेकिन दूसरा हल निकालते हैं ना, उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सवाल अच्छा है, इसको देखना। पहले को एक्स को गुणक ले लो, फिर वाई गुणक और फिर जेड गुणक। अच्छा सवाल ये देखना है ना, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन सही है एक्सरसाइज के, इसलिए इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं इसमें। अच्छे क्वेश्चन है ये पूछते हैं एग्जाम में, ये मैंने वीडियो में बना के डाला हुआ है, उनको देखना आप। ये एक्स कॉमन आ गया इसमें से, वाई कॉमन आ गया, जेड गुणांक आ गया, तो ए गुणांक तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई वन अपॉन जेड का ले लो, उससे क्या आ जाएगी, नीचे वाला जीरो आ जाएगा। ठीक है, गुणांक नहीं हो जाएगा, वन अपॉन थ्री जेड है ना, इस प्रकार से लिखा जाएगा, थ्री ऊपर चला गया, वन अपॉन थ्री। ये सवाल भी अच्छा है। इसमें देखो दोनों को ऐड करेंगे और एक बार दोनों को हटा देंगे और फिर फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करेंगे। ऊपर अब इसमें एक स्टेप ये भी होते हैं, ऊपर वाले को भी ऐड कर सकते हो आप, तो इनमें वो एक बार ऊपर वाले को ऐड किया और एक बार इनमें घटाया हुआ है, तो ये भी एक इनको सोल्व करने का तरीका होता है। तो ये इसको नीचे ले जाएंगे ना, तो ये बनेगा, इससे नीचे वाले को फिर टी मानेंगे ना, तो नीचे ऊपर वाला टर्म्स आ जाएगा, लॉग के फॉर्म में बन जाएगा ये सवाल देखना है ना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है, सोल्व करवाया हुआ है। ये आपके आगे अचर गुणांकों वाली रेखिक आंशिक अवकल समीकरण। अब ये पीडी वाली यूनिट है ना, ये करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिफ्थ यूनिट है आपकी, कौन सी यूनिट है, फिफ्थ यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, फिफ्थ यूनिट है आपकी। ठीक है, तो जैसे हमने अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण पढ़ी है ना, उसी टाइप की ये होती है अचर गुणांकों वाली रेखिक आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, डी एन जेड अपॉन डी एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन को ऐसे पढ़ते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो आपका ये होता है ए नोट डी एन जेड अपॉन डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन जेड अपॉन डी एक्स एन माइनस वन डी वन वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें डी अपॉन डेल एक्स को तो डी मानते हैं और डेल अपॉन डेल वाई को क्या मानते हैं, डी डैश मानते हैं। तो इसमें डी और डी डैश के फॉर्म में होता है ना,
और जब इसका अपन सी एफ और पी आई निकालते हैं, इसमें भी वही सी एफ और पी आई निकालते हैं, तो डी की जगह तो एम रखते हैं और डी डैश की जगह क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो ये फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होती है, आपको ये फॉर्म मिलती है। फंक्शन किसका मिलता है, डी होता है और डी डैश होता है, 5x कोमा, ठीक है। फंक्शन किस किसका होता है, डी का होता है, डी डैश का होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें जो सॉल्यूशन होता है वही सी एफ और पी आई, क्या निकालते हैं, सी एफ और पी आई। सी एफ होता है पूरक फलन, और पी आई क्या होता है, विशिष्ट हल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। जेड इक्वल टू हो जाता है सी एफ प्लस पी आई। अब इसमें सी एफ और पी आई कैसे निकालते हैं, तो सी एफ निकालने के लिए तो डी की जगह क्या रखते हैं, एम रखते हैं, और डी डैश की जगह क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। ये लास्ट वाले जो सेक्शन सी होता है ना, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और सेक्शन सी का क्वेश्चन आता ही है। ये जो टॉपिक है ना वो यूनिट 5। अब आप कहोगे सर हमें पता ही नहीं चलता है, तो ये सेक्शन सी का पार्ट है। यूनिट 5 में सेक्शन सी में से क्वेश्चन आता है, बी में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए बोल रहा हूँ इस यूनिट को अच्छे से कर लेना। अभी मैं डिवीजन कर देता हूँ, और इसके भी वीडियो डाले हुए हैं, तो 5-7 वीडियो डाले हुए हैं, उनको भी पढ़ लेना, और अभी यहाँ पे भी पढ़ लेना। ये अभी शॉर्ट में हो जाएगा, और वहाँ पे आप डिटेल से आराम से पढ़ सकते हो। आपके पास टाइम है भी, 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में आराम से आप यूनिट देखो। मैं तो ये मानता हूँ कि लास्ट तक प्रयास करना चाहिए इंसान को। अभी भी किसी के पास किसी के कुछ भी नहीं हुआ ना, तो अभी भी उसको प्रयास करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है, अब क्या करूँ। और आपके पास टाइम है अभी, कर सकते हो आप। और मैंने ये वीडियो डाला हूँ, मैं आप यही के लिए वीडियो डाल रहा हूँ ये, ताकि कुछ किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं किया तो अभी भी वो कुछ आराम से पासिंग का जुगाड़ कर सकता है, ठीक है। अभी देखो वीडियो जो ये टाइमिंग है, वीडियो हो गया अपने पास 1 घंटा 22 मिनट का वीडियो हो गया। तो ये 2 घंटे का वीडियो कम से कम डालेंगे, ताकि आप आराम से इनमें देख सको। 1-2 वीडियो और डाल देंगे ताकि आपके है ना आराम से रिवीजन हो जाएगा। तो इस फॉर्म में हो जाएगा। अब इसमें देखो सी एफ और पी आई वही सॉल्यूशन के, यदि एम के मान यदि वास्तविक होते हैं, तो इसका जो सी एफ निकलने का तरीका होता है ना, वो क्या होता है, इसमें 3 टाइप के होते हैं। यदि देखो सी एफ है वो किस फॉर्म में आए, एम के मान यदि डिफरेंट डिफरेंट आए सबके, एम इक्वल टू M1 आए, लिख देते हैं यहाँ समझो तो यहाँ समझ लो। और वो इनके अलग यूनिट 5 का अलग लेक्चर भी डाला हुआ है। तो देखो केस फर्स्ट जो था अपने पास, यदि मान लो एम के मान डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, M1 M2 M3, तो सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू होता है 5 वाई माइनस एम वन एक्स, सॉरी वाई प्लस M1x प्लस 5 2 वाई प्लस M2x, और फिर तीसरा होता है 5 3 वाई प्लस M3x। तीनों मान डिफरेंट डिफरेंट आए। 2 मान यदि सेम आते हैं तो क्या होता है, या 3 मान सेम आते हैं तो क्या होता है, 2 मान सेम आते हैं तब तो ये हो जाएगा 5 1 वाई प्लस M1x प्लस x 5 2 5 प्लस वाई प्लस एम एक्स, एम ही आ जाएगा ना यहाँ पे। ये यदि 2 मान सेम आते हैं तब ये हो जाएगा, और यदि 3 मान सेम आते हैं तो या तो आएगा 5 1 एम वाई प्लस एम एक्स, और यहाँ आएगा एक्स 5 2 वाई प्लस एम टू एक्स, और तीसरा मान सेम आने पर एक्स स्क्वायर 5 3 वाई प्लस एम एक्स। यदि चौथा मान भी सेम आता है तो यहाँ आ जाता है फिर एक्स क्यूब वाई प्लस एम एक्स, ठीक है। यदि M1 M2 M3 इनफाइनेट हो,
तो क्या लिखते हैं, फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस फाइव टू एम टू एक्स और फाइव थ्री वाई थ्री प्लस एम थ्री एक्स रखते हैं, है ना। यदि इनफाइनाइट हो तो तीसरा टर्म क्या होता है, देखो वाई प्लस एम थ्री एक्स है ना, यदि एम का मान इनफाइनाइट रखोगे आप, जैसे मान लो इनफाइनाइट रखोगे, ये वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, इनफाइनाइट को अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाई वाला टर्म्स तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से कट जाएगा, सिर्फ एक्स का टर्म बचेगा, तो ये हो जाएगा फाइव थ्री एक्स बचेगा इनफाइनाइट वाले में, ठीक है ना। वाई प्लस एम थ्री एक्स, एम थ्री को यदि एम थ्री वाला मान है वो इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट को अपन क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट को अपन क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन जीरो। तो y प्लस वन अपॉन जीरो इंटू एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो y जीरो क्रॉस, मतलब वो बोलते हैं एल्शियम लेकर, तो ये एल्शियम लेकर टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैसे नहीं है एग्जिस्ट करेगा, जीरो एल्शियम ले लिया ऐसे नहीं, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास सिर्फ ये टर्म्स बचेगा एक्स वाला, ठीक है, ये वाला एक्स टर्म बचेगा, तो ये हो गया फाइव थ्री एक्स, इनफाइनाइट आएगा तब। यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं तो बस सिर्फ सीधा का सीधा लिख देते हैं, फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस फाइव टू वाई टू प्लस एम टू एक्स, उसमें क्या करते हैं, सी वन को सी एक्स लिखते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, तो सी वन को सी एक्स प्लस ये तो लिखते हैं, देखो उसमें और इसमें ये फर्क है, ए की पावर अल्फा एक्स, उसमें सी वन कोस ए एक्स, सी वन कोस ए एक्स प्लस सी टू कोस एक्स, ई की पावर अल्फा एक्स, ये तो लिखते हैं सी वन कोस एक्स प्लस सी टू कोस एक्स, एम इक्वल टू यदि अल्फा प्लस आइटा बीटा आता है तो ये तो अल्फा आ जाता है, यहाँ तो एक बार अल्फा, इसमें क्या रखते हैं, सीधा का सीधा उठा के रख देते हैं, वाई प्लस एम वन एक्स लिखते हैं, ठीक है। और ये आपको नोटेशन पता ही है, पी इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई को कहते हैं क्यू, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू को कहते हैं आर, इस प्रकार से एस, इस प्रकार से टी होता है। अब देखो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, वैसे आपको पता है पी आई है वो जीरो होता है, मतलब यदि राइट साइड में पद कुछ ना हो, राइट साइड में क्या हो, जीरो हो, तो क्या होता है, पी आई तो जीरो होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू को क्या लिख देंगे, डी स्क्वायर, और डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू को क्या लिख देंगे, डी डैश का स्क्वायर, और ये आ जाएगा जेड इक्वल टू। अब इसकी जो सहायक समीकरण है ना, वो सहायक समीकरण क्या लिखेंगे बताओ, मैंने आपको बताया डी की जगह तो क्या लिखना है आपको, डी की जगह तो लिखना है एम, और डी डैश की जगह लिखना है वन, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एम बराबर आ जाएगा प्लस माइनस वन, वही आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स, तो फाइव प्लस एक्स प्लस फाइव टू हो जाएगा वाई माइनस, ये रख दिया सॉल्यूशन, आ गया। ऐसे ही अपन इसको लिखेंगे तो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर, और डी डैश की जगह क्या रखोगे, डी की जगह एम रखोगे तो इसकी जगह वन रखोगे, तो एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम बराबर प्लस माइनस ए, तो फाइव वन वाई प्लस ए एक्स और फाइव टू वाई माइनस ए एक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन लिखेंगे इसको, आ गया समझ में। ये एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेना तैयार, इनमें से एक सवाल बी सेक्शन में और सी सेक्शन में आता है, इस प्रकार से लिखे हुए ना सवाल यही आएंगे आपकी। जैसे इस वाले सवाल को कैसे सोल्व करोगे आप बताओ, वही ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, देखना डी डैश आ जाए ना, तो ये समझना ये आंशिक अवकलन में से इक्वेशन डी डैश, तो वही डी की जगह एम रख दोगे और डी डैश की जगह क्या रख दोगे, वन रख दोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, एम की पावर फोर माइनस टू एम क्यू प्लस टू एम माइनस एम। अब देखो एम की वैल्यू तीन वैल्यू निकालनी है, चार वैल्यू निकालनी है, तो हिडन ट्रायल से एक वैल्यू तो निकल जाएगी एम इक्वल टू वन, तो एम की वैल्यू जैसे वन रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एम इक्वल टू वन निकल जाएगा, और एम एक निकल जाएगी, एम माइनस वन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो एक फैक्टर तो अपने पास क्या हो जाएगा, दो फैक्टर बनेंगे ना, एम प्लस ये तो एक तो फैक्टर ये बनेगा एम माइनस वन, और एक फैक्टर इसका बन जाएगा एम प्लस वन, तो दो फैक्टर तो ये हो जाएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एम स्क्वायर माइनस वन, इससे इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे चार वाली घात को, तो भाग कैसे देते हैं,
एम की पावर 4 में किसका भाग देंगे, एम स्क्वायर का भाग देंगे, तो यहाँ आ जाएगा एम स्क्वायर, और फिर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस एम की पावर 4, तो ये हो जाएगा माइनस 2 एम की पावर 3, ठीक है। और ये एम क्यूब एम स्क्वायर, तो वापस भाग देंगे तो माइनस 2 एम आ जाएगा, और सोल्व करेंगे तो देखो इसमें पद नहीं है तो ये इधर लिखेंगे, ध्यान रखना, ये हो जाएगा सोल्व करके, तो ये आपके फैक्टर बन जाएंगे। तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, और एक इसमें आ गई 1 कोमा 1, तो y की वैल्यू m की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 1, और दो वैल्यू तो रिपीट करेगी और दोनों वैल्यू डिफरेंट होगी, चार फंक्शन बनेंगे, ध्यान रखना। तो y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, और अब रिपीट कौन सी कर रही है, m की वैल्यू रिपीट कर रही है ना, इसमें चार वैल्यू आएगी, m वैल्यू है 1 माइनस 1, 1 है 1 है 1 है, कितनी बार रिपीट कर गई, 3 बार रिपीट कर गई, तो ये हो जाएगा 5 2 वाई प्लस एक्स, 5 3 वाई प्लस एक्स, और एक्स स्क्वायर। एक्सरसाइज थर्ड में ये सवाल है सारे, तो करना ही है। ये समघाती रेखीय अवकल समीकरण आ गई कैसे, एक सेकेंड। ये ना विशेष समाकल, देखो विशेष समाकलन कैसे निकालते हैं, विशेष समाकलन सी एफ के लिए तो अपने पास हो गई एक्सरसाइज, अब अपन निकालेंगे पी आई। तो देखो पी आई के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपन मेथड पढ़ेंगे वो तो लॉन्ग मेथड पढ़ेंगे, और फिर आगे शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे। तो देखो डेल टू जेड अपॉन, ये वाला सवाल है, डेल टू जेड, इसको क्या लिखेंगे, देखो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी डैश का स्क्वायर, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सी एफ निकालने के क्या करेंगे, डी इक्वल टू तो एम रख देंगे, और डी डैश इक्वल टू 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा डी एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, एम बराबर प्लस माइनस ए, तो सी एफ क्या हो जाएगा, 5 1 वाई प्लस ए एक्स, और 5 2 वाई माइनस ए एक्स। ये तो अपने पास पढ़ लिया था सी एफ निकालने का। अब आगे बढ़ते हैं पी आई, पी आई कैसे निकालेंगे, पी आई के लिए क्या करेंगे, देखो 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश लिखेंगे। अब डी स्क्वायर को बाहर लिखेंगे, डी स्क्वायर को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो डी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का निकालना है, एक्स स्क्वायर का हमेशा कैसे करते हैं अपन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे करते हैं, एक्सपेंशन करके ही करते हैं ना। तो यहाँ देखो डी का मतलब, इस डी का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है वहाँ पे भी,
और यहाँ पे डी डैश का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा डी डैश का मतलब। और डी डैश 1/d का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और 1/d का डैश का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो जैसे ही अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको, तो 1/d², 1 माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर की, अब देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, एक्सपेंशन करके ही सोल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। तो ये लिख देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितने टाइम तक आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, एक बार करा तो 2x आ गया, दो बार किया तो 2 आ गया, तीसरी बार करते ही क्या हो जाएगा, 0। तो तीसरे वाले टर्म्स को यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर 1/d² डी डैश। अब देखो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/d² तो बाहर डी डैश का मतलब क्या होता है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई आप बात बताओ, एक डी डैश का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपने को डिफरेंशिएशन करना है वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/d² एक्स स्क्वायर। अब 1/d² एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वन एक डी अंदर जाएगा, 1/d एक्स, 1/d का मतलब आप जानते हो क्या होता है, x³/3 होता है, इंटीग्रेशन ही होता है ना। 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, और वापस जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3, तो 12 जाएगा x⁴/4। तो ये आंसर आ जाएगा x⁴/4। ठीक है, x⁴/12 और फिर इसको अपन लिख देंगे इस प्रकार से। ये सवाल एग्जांपल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई के टर्म्स है। एक्स वाई इसका मतलब क्या समझते हो आप बताओ, वाई करना है अपने को एक्सपेंशन करके, पहले इसका क्या निकालो, सी एफ निकालो। सी एफ निकालने का तरीका तो वही है, d² प्लस ए प्लस बी डी डैश, डी की जगह तो रख दूंगा 1 और डी डैश की जगह रख दूंगा 1। तो m² प्लस ए प्लस बी एम प्लस ए बी, तो m² प्लस इसको सोल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए और माइनस बी, 5(1)y माइनस ए एक्स, 5(2)y माइनस बी एक्स। अब आगे सोल्व करते हैं, देखो अब इसका पी आई एक्स वाई लिखा हुआ है, तो वही अपन क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करके अपने पास दो फैक्टर बन गए ऐसे। तो पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से डी कॉमन लेंगे, यहाँ से बी डी कॉमन लेंगे, तो 1/d², ये दोनों फैक्टर ऊपर चले गए। अब इसका कर दो, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो, तो ये माइनस पावन एक्स वाई का, दोनों एक्स वाई है ना, एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक बार कर सकते हो, और वाई के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन एक बार कर सकते हो। तो एक बार कर सकते हो, इसका मतलब है कि आपको इसके में कितने टर्म्स रखने पड़ेंगे, सिर्फ एक टर्म्स रखना पड़ेगा, कौन सा, बस पहला जो टर्म्स आएगा ना वही आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके अपन डी डैश वाले स्क्वायर वाले पद को रखना चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि वैसे भी डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा। तो ये वाले पद अपन ने रख दिया, एक्स वाई का अपन एक्स और वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में भी एक बार कर सकते हैं और वाई के रिस्पेक्ट में भी एक बार कर सकते हैं। जैसे दोबारा करेंगे ना, तो अपन इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही वही सेम है ना। तो ये हो जाएगा 1/d² एक्स वाई। तो चाहे तो इसका दो बार डिफरेंशिएशन कर दो, 1/d² है ना, डी स्क्वायर का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन करना है आपको, dx, तो वैसे कर दो, चाहे एक बार वैसे कर लो, एक बार डी को अंदर भेज दो, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो x²/2 वाई हो जाएगा, है ना। तो चाहे देखो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, एक बार डी को अंदर भेज दो, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो x²/2 इंटू वाई। तो अब की बार 1/2 वाई तो बाहर रह जाएगा, कॉन्स्टेंट है ये तो, x² का कर दो, x³ ये आ जाएगा 1/6। और इसी प्रकार से इसका कर सकते हो आप, 3 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस नहीं करना है, एक बार x²/2, दोबारा करेंगे x³/3, क्वेश्चन बाहर आते रहेंगे। ठीक है।
ये सवाल भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ सकता है एग्जाम में। एक्स क्यूब वाई क्यूब वाला, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब का अपन कितनी बार डिफरेंस निकाल सकते हो? 3 ही बार कर सकते हो, 3 बार इसके टर्म आएंगे, आगे आएंगे तब 6 आएंगे, 6 तक तो नहीं कर सकते इसका डिफरेंस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आराम से, ये छोटा सा सवाल है, इजी सा सवाल है। यदि सी एफ निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे इसका सी एफ बताओ? डी क्यूब माइनस डी डैश का क्यूब, जेड इक्वल टू डी इक्वल टू रख दोगे एम, और डी डैश इक्वल टू क्या रख दोगे 1, एम क्यूब माइनस 1। इस प्रकार से निकाल लोगे सोल्व करके, ये आपका सी एफ निकल जाएगा। ये सवाल हो जाएगा इस प्रकार से। अब ये शॉर्ट मेथड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना होता है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शॉर्ट मेथड बहुत अच्छे है ये, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछता है, और अपने को एग्जाम में भी शॉर्ट मेथड से ही करके आने होते हैं। तो देखो, सबसे पहले यदि अपन बात करें फाइव ए एक्स प्लस बी वाई का यदि फंक्शन है तो उसके लिए लघु विधि क्या होती है? सबसे पास अपने पास फंक्शन किस प्रकार से आएगा? ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्मेट आएगा। कैसे आएगा? फाइव ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्मेट आएगा। अब इसमें फंक्शन है वो अलग अलग फंक्शन आएंगे, जैसे मान लो आपके पास e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई आया, क्या आया? e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई आया, तो उसके लिए अपन पी आई कैसे निकालते हैं? यदि साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कोस ए एक्स प्लस बी वाई आया, बहुत ईजी है ये सवाल, ये आपको लग रहे हैं हार्ड, ये देखते ही पता चल जाएगा, सेक्शन सी में आएंगे क्वेश्चन, और आराम से आप कर दोगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए ना। log ए एक्स प्लस बी वाई, तीन ही टाइप के सवाल है इसमें देखो। अब पी आई का जो तरीका है उसमें क्या है देखो, वो फंक्शन आएगा अपने पास डी और डी डैश का, ये हो जाएगा फाइव ए एक्स प्लस बी वाई। अब देखो केस फर्स्ट, इसमें क्या करना है, डी के स्थान पर तो क्या रखोगे? ए को रखोगे, और डी डैश के स्थान पर क्या रखोगे? बी रखोगे। डी के स्थान पर तो ए रखोगे, और डी डैश के स्थान पर क्या रखोगे? बी रखोगे, रख दिया। यदि ये रखने पर एफ डी के स्थान पर ए रख दिया और इसके स्थान पर बी रख दिया, ये नॉट इक्वल टू क्या बने? जीरो बने। तो यदि नॉट इक्वल टू जीरो बनेगा तब इसका पी आई कैसे निकलेगा? पी आई निकल जाएगा 1/f(ab), ये आएगा इंटीग्रेशन, कब तक इंटीग्रेशन आएगा? फाइव टी डी टी, कब तक इंटीग्रेशन आएगा वो उस पर डिपेंड करेगा। टी इक्वल टू, टी की जगह क्या रख देंगे? एक्स प्लस, ये जो है ना ए एक्स प्लस बी वाई, इसकी जगह अपन क्या रख देंगे? टी रख देंगे। भाई जितने ऑर्डर का, इसमें जितने ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, मान लो दो ऑर्डर का होगा तो दो डबल इंटीग्रेशन लगाएंगे, तीन का होगा तो तीन लगाएंगे, ठीक है। अब यदि मान लो जीरो बन गया तो क्या करोगे आप? जीरो बनने पर आपका पी आई जो होगा वो हो जाएगा एक्स की पावर आर 1/f की पावर आर एफ आर ए बी फाइव एक्स प्लस फाइव। अब सवाल करेंगे तब आ जाएगा समझ में। अब अपन सवाल कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट अपना समझ में आएगा। इसमें कॉन्सेप्ट ही है, यदि आपके समझ में आ जाता है तो आप सारे सवाल कर सकते हो खुद, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1, समझ रहे हो? देखो इस सवाल को, सवाल लिखता हूँ मैं यहाँ पे एक बार तो। देखो ये डी स्क्वायर की जगह तो डी की जगह तो लिख दोगे हम, और डी डैश की जगह क्या लिख दोगे? 1, ठीक है। तो ये तो एम वन वन आ जाएगा, तो फाइव आ जाएगा वाई प्लस एक्स प्लस फाइव एक्स, इसमें एक सेकंड रुको, ये एक्स फाइव टू, हाँ एक्स फाइव टू,
दोनों सेम आ गए ना, तो रिपीट कर गए, तो ये हो जाएगा 5 1 वाई प्लस एक्स 5 2 वाई प्लस एक्स। अब पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 1/d² माइनस 2d d डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर, e की पावर आ गया x प्लस 2y, तो d की जगह तो क्या रख दोगे 1, 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 1 माइनस 4 प्लस 4, और ये हो जाएगा अपने पास। अब इसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका ऑर्डर क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन, और इसकी e की पावर x प्लस 2y की जगह क्या लिखोगे t, तो e की पावर t और dt, तो ये तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। और सवाल हो गया क्या? हाँ ये तो हो गया, ठीक है फिर सोल्व कर लेना। अब देखो साइन 2x प्लस 3y आ गया, तो साइन 2x प्लस में ऑर्डर कितना है पी डी का 2 है, तो डबल इंटीग्रेशन यूज करेंगे। इस 2x प्लस 3y को क्या लिखेंगे t लिख देंगे, साइन टी डी टी बन जाएगा, और इसमें अपन वैल्यू रख देंगे। ठीक है, जब जीरो नहीं बनता तब तक की केस है, जीरो बनेंगे तब अलग तरीके से केस करेंगे। एक्स प्लस वाई का भी कैसे कर सकते हो, वही एक्सपेंशन करके कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, एक्स प्लस वाई को क्या मान लो टी मान लो, और इसमें एक्स की जगह क्या रख दो 1 रख दो, और डी की जगह तो ये आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई का ना, तो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको एक रख देंगे, और इसमें ये तो लिखते हैं एक्स प्लस बी वाई, तो डी की जगह तो क्या लिखते हैं एक्स का जो कोफिशिएंट है वो, और डी डैश की जगह क्या लिखते हैं वाई का जो कोफिशिएंट है वो। सोल्व कर लोगे, ये अच्छा सवाल है। कोस एम एक्स प्लस कोस एन वाई है ना, तो इनको ऐड करेंगे ना, तो ये अपने को इस प्रकार से फॉर्मेट मिलना चाहिए, कोस एम एक्स प्लस कोस एम एक्स कोस एम एन वाई, तो इसका फॉर्मूला याद कर लो डायरेक्ट, 1/2 कोस ए प्लस बी एम एक्स प्लस एन वाई प्लस कोस ए माइनस बी। फिर अपन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, कोफिशिएंट रखते हैं, डी की जगह तो क्या रखोगे एम रखोगे, और डी डैश की जगह क्या रखोगे एन रखोगे, ये हो जाएगा। बस फिर इंटीग्रेशन नॉर्मल तरीके से सोल्व करना है, ये तो आप करना चाहिए, आपको करके जाना चाहिए। अब जीरो बनते हैं उनके केस लेंगे अपन, ये एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पे रख दो डायरेक्ट। अब देखो ये जीरो बन गया, अब इस केस में जीरो बन गया का क्या होगा एक्स की पावर आर, एक्स की पावर आर, आर कितना है एक्स की पावर आर, आर लिया जाएगा ध्यान रखना इसमें। अब आर क्या होगा बताओ इसमें, फंक्शन है ना इसमें डी 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 डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास एफ डैश है ना एक्स इंटू, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करना है यहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन एक्स यहाँ आ जाएगा, और यहाँ डिफरेंस कर दो 8d माइनस 4d, और ये हो जाएगा अपने एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा इसका डिफरेंस। ठीक है, फिर ये बन गया, अभी भी जीरो बनेगा तो वापस इंटीग्रेशन इसका करेंगे, तो देखो अभी भी देखो जैसे वैल्यू रखोगे तो 8d माइनस 4d डैश रखो, 8 माइनस 4 इंटू 2, 8 - 8 बन गया, तो वापस डिफरेंशिएशन करो एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर सोल्व करके लिख देंगे। ठीक है, जीरो बनने पर क्या करना है अपने को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर डिफरेंशिएशन करना है, फिर वापस जीरो बनता है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, और डी स्क्वायर डिफरेंशिएशन करना है। अब ये देखो, ये जैसे हमने वैल्यू रखी तो हमने क्या बना जीरो बन गया, तो डिफरेंशिएशन कर दो और एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डी क्यूब हो जाएगा 3d² माइनस ये हो जाएगा 8d डी डैश, और ये हो जाएगा 4d डैश का स्क्वायर। अब रखो वापस, वापस रखने पर भी जीरो नहीं मिल रहा, तो बस वैल्यू हो जाएगी, फिर इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे जनरल मेथड। अब यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो शॉर्ट मेथड से भी आप कर सकते हो। अब आपका ये डाउट रहता है कि सर शॉर्ट मेथड से करें या अपन जनरल मेथड से करें। देखो, सबसे पहली बात बताता हूँ, यदि एक्स प्लस बी वाई का फॉर्मेट आता है ना, तो अब तो आप जो मेथड मैंने करा दिया ना पीछे, उस मेथड से कर सकते हो।
अब जो मेथड पढ़ रहे हैं वो जनरल मेथड पढ़ रहे हैं। जनरल मेथड का मतलब होता है कि आप इनको सब क्वेश्चनों पे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप इनको अप्लाई कर सकते हो। तो जनरल मेथड पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करें डी डी डैश के लिए, ये फंक्शन आएगा डी प्लस डी डैश। अब इसमें देखो क्या करेंगे अपन, डी की जगह तो ए रखेंगे और डी डैश की जगह क्या रखोगे, अक्स रखेंगे। डी की जगह तो क्या रखेंगे, ए रखेंगे और डी डैश की जगह क्या रखोगे आप, अक्स रखोगे। ठीक है, ये बनाना है अपने को। देखो डी प्लस डी डैश क्यू अक्स फॉर्म में, तो डी की जगह तो क्या लिखो दोगे आप, ए, और डी डैश की जगह लिख देंगे अपन अक्स लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से समझना, देखो y इक्वल टू अपने को बनाना है क्या, y इक्वल टू ये बनाना है, y इक्वल टू ए प्लस एक्स बनाना है। ए प्लस क्या बनाना है, एक्स बनाना है। क्यों, y इक्वल टू डी की जगह हमने रख दिया, उसकी जगह एक्स रख दिया। तो हमें क्या करना है कि ये जो एक्स वेरिएबल है ना, एक्स और y की जगह क्यों बनाया। अब आपके मन में डाउट हो गया सर y की जगह क्यों बनाया, एक्स की जगह क्यों नहीं बनाया। y की जगह इसलिए बनाया क्योंकि y की जगह बनाने से अपने पास ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एक्स एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि इसका CF है वो आराम से निकल जाए। क्योंकि एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक वेरिएबल में कन्वर्ट होने के बाद में क्या हो जाएगा, फिर तो आराम से इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, डिफरेंशिएशन भी करना हो तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्यू फंक्शन लिखेंगे ना वो हो जाएगा एक्स, और वाई की जगह क्या लिख दोगे, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स। ठीक है, ये फंक्शन बन जाएगा ए और एक्स में, और ए की जगह वापस फिर वैल्यू रख देंगे माइनस। सवाल करते हैं, देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई। सबसे पहले ये देखो आप ध्यान रखना, एक तो असमघात होती है, एक समघात होती है। एक एक पावर आ रही है ना, ये समघात है। तो ये समघात आंशिक अवकल समीकरण है, समघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण है। क्योंकि देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, यदि इनका ऑर्डर देखें ना अपन, तो इनका ऑर्डर क्या अपने पास एक एक ऑर्डर है, इसका मतलब समान ऑर्डर है, तो ये होमोजीनियस में काउंट होगा। और नॉन होमोजीनियस में अपन यदि बात करें तो आगे आ जाएगा, देखो जैसे डेल जेड प्लस डेल एक्स, ये आ गया डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई आ गया, और इस कुछ भी आ गया। तो यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर एक है, इसका ऑर्डर कितना है, दो है। तो ये आपके नॉन होमोजीनियस में आएगा। ठीक है, और नॉन होमोजीनियस को अपन अलग तरीके से सोल्व करते हैं, लास्ट में करेंगे उसका। तो सबसे पहले देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स डी, इसको क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, इसको डी डैश लिखेंगे। अब देखो ये हो गया, वही डी की जगह एम और ये रखे, सी एफ तो निकाल दो आप, सी एफ निकल जाएगा 5 1 वाई माइनस एक्स। अब इम्पोर्टेंट है पी आई, तो डी प्लस डी डैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी प्लस डी डैश आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शन किसका आ गया, साइन एक्स आ गया। इतना समझ में आ गया। अब साइन एक्स वाले पद में देखो y का कोई टर्म्स है क्या, नहीं है। तो जब इसमें y का कोई टर्म्स नहीं है ना, तो अपन क्या करेंगे, यदि इस पूरे इंटीग्रेशन वाले टॉपिक को, ये जो जिसमें इंटीग्रेशन करेंगे उसको अपन क्या कर देंगे, एक्स वाले टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो देखो इससे कैसे बनाएंगे, इससे कैसे बनाएंगे बताओ। y इक्वल टू क्या बनाते हैं, इस d के स्थान पर तो क्या लिखते हैं e, और इस d डैश के स्थान पर क्या लिखते हैं x, तो ये बनेगा y इक्वल टू एक्स बनेगा। और y इक्वल टू एक्स बनने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ रख देंगे, देखो अपन इंटीग्रेशन कर देंगे साइन एक्स डी एक्स, और इसमें y का कोई टर्म्स नहीं है तो उसमें रखने की जरूरत नहीं है। यदि y का टर्म्स होता ना तो अपन इंटीग्रेशन करते, जैसे यदि इस प्रकार से होता साइन एक्स प्लस वाई होता, तो अपन क्या करते, इस y के स्थान पर ए प्लस एक्स लिख देते, फिर अपन क्या करते हैं, इनका इंटीग्रेशन करते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मली माइनस का कोस एक्स। जैसे अगला सवाल देखो, ये जनरल होता है ना, इसका मेथड का मतलब होता है जनरल मेथड, आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, सारे सवालों पे अप्लाई होता है। ये देखो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, ये अब देखो इसकी घात भी दो है, इसकी घात भी दो है, इसकी घात कितनी है, दो है, दो है, इसकी भी दो है, और इसकी भी दो है, तो होमोजीनियस में काउंट हो जाएगा। ठीक है, होमोजीनियस को अपन नॉर्मल सोल्व करते हैं, वैसे सोल्व करना है। ये डी स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस सिक्स डैश ये हो जाएगा, ये एम की वैल्यू आ जाएगी, सी एफ निकल जाएगा।
अब पी आई देखो वाई इंटू साइन एक्स, वाई का पता है साइन एक्स है, तो अब कैसे बनाओगे इसको, देखो ये फैक्टर बन गया डी माइनस थ्री है ना, वही फैक्टर लिख देंगे। तो देखो दोनों के लिए अलग अलग बनाएंगे, डी प्लस थ्री डी डैश, तो ये तो बनेगा y इक्वल टू ए प्लस थ्री एक्स बनेगा, और दूसरे वाले के लिए क्या बन जाएगा, y इक्वल टू ए माइनस टू एक्स बन जाएगा। एक के लिए तो बन जाएगा y ए माइनस टू एक्स, एक के लिए बन जाएगा अपने पास y प्लस टू एक्स। अब जब इसको अंदर ले जाएंगे ना d माइनस टू डैश, तो वन अपॉन ए माइनस टू एक्स को अंदर भेजेंगे, इसको अंदर भेजेंगे, इसको ही तो अंदर भेजेंगे, जब जिस पद को भेजेंगे उसका ही तो देखा जाएगा। तो इसको जब अंदर भेज दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, ए माइनस टू एक्स साइन एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो ना, क्यों, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है ना, अक्स का टर्म्स है। तो ये हो जाएगा ए माइनस टू एक्स साइन एक्स, और ऐसे इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर अब इस टर्म को अंदर भेजेंगे ना, तो इस टर्म में अंदर भेजेंगे, तब जैसे ही अपने पास इसको पहले क्या करेंगे, पूरा सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद में अपने पास ये बन जाएगा। अब की बार यूज कर लेंगे कि y इक्वल टू ए प्लस थ्री एक्स, तो y की वैल्यू अब की बार क्या रख देंगे, ए प्लस थ्री एक्स रख देंगे, y की वैल्यू क्या रख देंगे, ए प्लस थ्री एक्स रख देंगे, है ना। इसको फिर सोल्व कर लेंगे यहाँ से, तो y की जगह रख दोगे, फिर ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में वैल्यू रखना होता है वापस, ठीक है ना, y की वैल्यू। तो ये सवाल अब इस प्रकार से है, y माइनस टू एक्स है, ये सवाल आ सकता है एग्जाम में। वही तरीका सेम देखना। y cos x आ गया, देखो अभी जनरल टर्म है, अब y cos x आ गया तो इसमें ax प्लस बी वाई वाला शॉर्ट विधि तो लगेगी नहीं, अब वो जनरल टर्म यूज करना पड़ेगा। जनरल मेथड ये होता है कि आप सभी पे इनको अप्लाई कर सकते हो, और जनरल मेथड बहुत रियल में, आप जनरल मेथड भी पढ़ के चल जाते हो ना, तो भी बहुत बड़ी बात है, जनरल मेथड ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ये मान लो आप शॉर्ट में भी पढ़ना चाहो ना कि सर हमें शॉर्ट में बताओ 15 यूनिट में क्या पढ़े, तो शॉर्ट में मैं यदि पढ़ना चाहो तो 15 यूनिट में आप है ना ये जनरल टर्म पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस जनरल टर्म को आप पढ़ के जा सकते हो, तो ये सरल सा जनरल टर्म्स वाला है। असम घात वाला कल करेंगे, देखो ये देखो इसमें वही शॉर्ट मेथड है, जनरल टर्म मेथड है ना। तो देखो y माइनस वन एक्स ई की पावर एक्स, तो जिस फैक्टर को अंदर भेजेंगे ना, जैसे इस फैक्टर को अंदर भेजा तो ये y इक्वल टू क्या बनेगा, ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स माइनस वन, ए प्लस एक्स माइनस वन, ये एक्स में कन्वर्ट हो गया तो फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा, वही लगाया हुआ इसमें भी। ये एक बार देख लेना, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, और हो जाएगा आराम से आपसे। ये असमघात वाला अपन है ना कल करेंगे, ठीक है, इसके आगे से करेंगे, और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, और मैं आगे अब वीडियो जो बनाऊंगा ना, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा। अब 2-3 दिन, अब 2 दिन आपके पास है, 1 अगस्त को आपका पेपर है, तो 2 दिन में आपको इतनी बड़ी बड़ी क्लासें ही दूंगा, ताकि आप है ना आराम से इन क्लासों को देख सकते हो, और वही सवाल कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी आएंगी, कि भाई इस कैटेगरी के सवाल आएंगे, और सारे सवाल अपन नहीं भी कर पाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप करा दूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू। और क्लास को लाइक जरूर करना, देखो आपके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, तो आप भी, आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। थैंक यू।